मयंक की करंट बॉलीवुड क्रश। कहता था उसकी शादी नहीं होनी चाहिए, ये मुझे पता है। साइमा का फेवरेट बॉलीवुड एक्टर। क्यों तो टफ पूछ लिया इस बेचारे से। दोनों में से कौन ज्यादा कंट्रोलिंग है? ये एंड व्हेन डिड यू रियलाइज क्या कुछ तो है? दिमाग में पहले दिन से क्लियर था, शादी तो इसी से करूंगा। मयंक भाई आपकी हाइट कितनी है? 6 feet 7 inches। योर हाइट साइमा? It's 5'1". इट्स लाइक 5'1", 6'7". कभी ऐसा हुआ इस रिलेशनशिप के फेज में कि यार अब लगा कि यार अब तो टूट ही गया या 7-8 साल का रिलेशनशिप में पहली बार था कि हमने 9 दिन बात नहीं की थी। कुछ साल हमारे को सिर्फ रोने में ही निकले, हम कुछ एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। लेकिन क्या शादी के बाद ऐसा होता है जितना हम ड्रीम करके चल रहे होते हैं? सच बताऊं तो वह पेरेंट्स बन गए तो क्या डिफरेंस आता है? मैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन में थी और मैं उस ट्रॉमा में जाती जा रही हूँ। शादी में डिफरेंसेस हैं, कभी बेबी मत करना। एक चीज जिसकी वजह से रिलेशनशिप्स और मैरिज बहुत ज्यादा खराब होते हैं, दैट इज कंपैरिजन। लड़कियां आदमी होती हैं, कभी नहीं चाहता लड़के नहीं उसकी होते। वाइफ उसे किसी से कंपेयर करे। चुप होने की क्या वैल्यू है एक रिलेशनशिप में? फैमिली के लिए झुकना पड़े झुक जाओ, फैमिली के लिए लड़ना पड़े लड़ जाओ, और इन द एंड फैमिली है। हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे? वेलकम टू अनदर अमेजिंग पॉडकास्ट ऑफ द नमित शो। तो गाइज आज फिर से एक बार, जैसा कि आप लोगों को बहुत पसंद है, हम आज तक इतने सारे इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी कपल्स को अपने पॉडकास्ट पे लेकर आए हैं और हमने उनसे बात करी है उनकी जर्नी के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, ऑन द कैमरा एंड ऑफ द कैमरा भी। आप डेफिनेटली बहुत सारे इन्फ्लुएंसर कपल्स को देखते हो जो कि आपको ऑन द कैमरा दिखाई देते हैं उनकी अमेजिंग लाइफ के साथ, पर हम उन्हीं कपल्स की ऑफ द कैमरा, बिहाइंड द कैमरा या उनकी उससे शादी से पहले या रिलेशनशिप से पहले की लाइफ के बारे में भी बात करते हैं बुलाकर। बहुत सारी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन होती है। तो उसी के लिए आज भी हम लेकर आए हैं एक बहुत ही अमेजिंग इन्फ्लुएंसर कपल जिनको आपने कभी ना कभी सोशल मीडिया पे जरूर देखा होगा। टुडे वी हैव विद अस मयंक एंड साइमा। हाय मयंक, हाय साइमा, हाउ आर यू? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द नमित शो। डेफिनेटली यहाँ पे आज बहुत सारे आपके फैंस होंगे जो आप लोगों को देख रहे हैं, जिन्होंने आप लोगों का कंटेंट कभी ना कभी देखा है। एंड जिन लोगों ने आज तक मयंक एंड साइमा को नहीं देखा, तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो दे देता हूँ। मयंक एंड साइमा इन्फ्लुएंसर्स हैं। साइमा कंटेंट क्रिएट करती है अराउंड लाइफस्टाइल, मेकअप, ब्यूटी एंड ऑल्सो व्लॉगिंग। एंड मयंक का भी अपना व्लॉगिंग चैनल है, वो भी व्लॉग्स बनाते हैं। आप इनके व्लॉग्स, आप इनका कॉन्टेंट इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह देख सकते हैं जाकर। सो मयंक एंड साइमा, जो लोग आपको ऑलरेडी जानते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे टू नो अबाउट योर लाइफ, एंड जो लोग नए हैं उनको भी आज आपकी लाइफ के बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू नो, यू बोथ आर मैरिड। कितने साल हो गए शादी को? 5 years। 5 years नवंबर में। ओके, आप लोगों को नवंबर में 5 साल हुए हैं, तो 2020 में आप लोगों की शादी हुई थी। इंटरेस्टिंग। तो आप लोग इन्फ्लुएंसर्स शादी से पहले से हैं या बाद में बने? पहले से। दोनों। ये मेरे से भी पहले से, मैं शादी से 1 साल पहले से। अच्छा, आप थोड़ा ज्यादा। आपने कब बनाना कंटेंट स्टार्ट किया? मैंने सितंबर में 2019। 2019 सितंबर में, ऑलमोस्ट 6 साल हो गए 6 साल आपको। हो गए। है ना? आपने साइमा? 2017 फरवरी। 2017 फरवरी, ऑलमोस्ट आपको हो गए हैं अब 7-8 इयर्स हो चुके हैं आपको इस इंडस्ट्री में। 8-9 years, यस, यू आर इनटू दिस इंडस्ट्री। ग्रेट। तो अब पहले ये बताओ, इज दिस अ लव मैरिज? यस। इट्स अ लव मैरिज। नाइस, इट्स अ लव मैरिज। तो रिलेशनशिप को कितना टाइम हो गया? लाइक फर्स्ट आप लोग, चलो इससे स्टार्ट करते हैं कि आप लोग मिले कब पहले एक दूसरे को? फर्स्ट टाइम आप लोग कब मिले थे? फर्स्ट हमारी बात जो मुझे पता चला था कि शायद एग्जिस्ट, वो थी 21 सितंबर 2014। 21 सितंबर 2014। भाई को बिल्कुल प्रिसाइज डेट याद है आज भी। टाइम भी पूछोगे तो। ओ वाओ, ये टैटू है? यस। क्या है इस टैटू के अंदर? रोमन लैंग्वेज में 21 सितंबर 2014। एंड सेकंड वन इज माय डॉटर्स डेट ऑफ बर्थ। ओ वाओ, तो आपने अपनी मिलने की डेट एंड अपनी डॉटर की बर्थडे टैटू करा रखी है। दैट इज सो अमेजिंग यार, ये कितना रेयर देखने को मिलता है। अमेजिंग। तो कैसे मिले आप दोनों? एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू हम मिले थे। मैं बैडमिंटन खेलता था साकेत डीडीए में। ये वहाँ पे टहलने आती थी पार्क में। तो अब खेलते हुए देखा, जो देखा वो यही जाने इसने क्या देखा। तो देखा तो इसने पहले से था मुझे, पर मैसेज इसने मुझे 21 सितंबर को किया था 9:15 बजे, हाय का। ओ भाई, इतना प्रिसिशन देख रहे हो गाइस, 9:15 बजे मैसेज किया था। ये भी आज याद है। 9:15 लिटरली वो मैसेज 11 साल पुरानी बात, टाइम याद है। 9:15 बजे पहला मैसेज किया था साइमा ने मयंक को। वो देख के मैं
मतलब था कि एक मैसेज आया क्यों है, कोई पर्पस है कि मेरे को नहीं पता कि ऐसे रिवर्ट करते हैं कि आया क्यों है मैसेज, सबसे बड़ी चीज। तो साइमा इज लाइक आपका जब आप लोग मतलब मिले तो शी इज योर फर्स्ट गर्लफ्रेंड या इससे पहले भी आप रिलेशनशिप में थे? ये फर्स्ट गर्लफ्रेंड है, ये लाइफ की वो पहली लड़की है जिससे मेरी बात भी हुई है, कि मैसेज पे भी बात हुई है, चाहे ऑफ कैमरा ऑन कैमरा कैसे भी, ये पहली ही लड़की जिससे मेरी बात हुई है जिंदगी में मेरी। इससे पहले कभी किसी लड़की से कॉन्वर्सेशन ही नहीं हुई? कॉन्वर्सेशन, कोई टच भी नहीं, कोई किसी से हैंडशेक भी नहीं हुआ प्रॉपरली। ओह गॉड, मतलब साइमा इस चीज में तो मेरे को लगता है यू शुड फील लकी ना। आजकल लड़के ऐसे होते हैं जिनका इतने सारे रिलेशनशिप्स में रहे, नॉट जजिंग एनीवन बट स्टिल कितनी अच्छी फीलिंग होती होगी दैट आई एम द फर्स्ट गर्ल जिससे मैं की जिंदगी में जिससे उसने बात करी, उसने शादी करी और उसी से फिर शादी भी कर ली। मेरे को किसी पे क्रश भी नहीं था कि मैं कभी बता सकूं कि आपका आज तक कोई क्रश भी नहीं था। तो मैं हमेशा अल्फा मेल रहा है अल्फा मेल, हाँ, लड़कियों से कोई मतलब नहीं, अपना स्कूल कॉलेज एंजॉय करी, भाईचारा वाली जिंदगी, दोस्तों में भाई से कभी ऊपर नहीं आता दोस्तीदारी में, नो लड़कियों के बीच में रहना वगैरह। बिल्कुल, क्या बात है। तो फिर ओके, मैसेज साइमा ने पहले आपको किया? पहले किया था। क्या मैसेज? हाय मैं ये मैसेज इसका आया था मुझे 9:15 बजे। उसके बाद कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई धीरे धीरे। हमने 9 दिन सुबह शाम दिन रात मैं सब कुछ ही भूल गया, पता नहीं उस मैसेज में मुझे ऐसा क्या दिखा, मैं सब कुछ भूल गया। बात ही हो ही जा रही है बट इज अ वेरी रैंडम कन्वर्सेशन, ऐसा नहीं था कि हम कुछ फ्लर्ट एंड ऑल, बहुत नॉर्मल, क्योंकि मैं इसको सिर्फ नोन की तरह जानती थी, एक नॉर्मल लड़के की तरह, कॉमन फ्रेंड की, तो हम कुछ नॉर्मल ऐसे बातें करते थे और इसकी तरफ से क्या चल रहा था तो वही जानता था कि इसके दिल में ऐसे फूल खिल रहे थे। बड़ा अच्छा लग रहा है कि कोई लड़की मुझे प्रायोरिटी दे रही है, क्यों दे रही है कोई क्यों मुझसे प्यार करेगा। मुझे सजना संवरना भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था। बैडमिंटन भी खेलते हो आप, निक्कर पहन के खेलते हो, तो वैसे ही चलता रहा, मुझे नहीं पता। फिर हमारा 1 अक्टूबर को 2014 में हम मिले, पहली बार मिले थे। उसके बाद मिले थे, तो उस दिन फिर धीरे धीरे बातें होनी स्टार्ट हुई, सब कुछ। ही रिमेंबर ईच एंड एवरी सिंगल डिटेल। मैंने क्या पहना था, मैंने काजल लगाया था, मैं चप्पल पहन के आई थी, ब्लैक कलर की ड्रेस पहन के आई थी, फुट ओवर से उतर रही थी, और मैं हाँ। लाल कलर की लिपस्टिक थी, ऑरेंज से कलर की लिपस्टिक थी, ऑरेंज से कलर की लिपस्टिक की। मैंने से डेयरी मिल्क, इसके लिए पहली बार मैंने किसी लड़की के लिए चॉकलेट खरीदी थी, वो 1 अक्टूबर को डेयरी मिल्क मैंने खरीदी। इसने खाई भी थी, उसके बाद इसने वॉमिट भी कर दी थी उसी दिन। ये एक ही दिन का सिनेरियो सारा का सारा। और मतलब कितना डिटेल में आपको सब कुछ याद है, एवरी मोमेंट। आज भी मैं उस कट से निकलता हूँ, मैं इसको हमेशा कराता हूँ, याद इसी फुट ओवर से नीचे उतर रही थी जब तुझे पहली बार देखा था। करते हैं उस चीज को कभी-कभी। दैट इज सो ब्यूटीफुल यार। तो फिर लाइक आप लोगों की बात स्टार्ट हुई, आप लोग पहली बार मिले, हाउ इट वेंट अहेड? इट वाज अ वेरी नॉर्मल मीटिंग। हम लोग बहुत नॉर्मल फ्रेंड की तरह मिले थे, हमारा ऐसा कुछ था नहीं। हमारा स्टार्टिंग में फ्रेंड इसके दिल में था, ये बात बाद में पता चला मुझे। ओके, आपको लगने लगा था कि वो फीलिंग्स हैं। हाँ, he said मुझे वही था कि मुझे प्रायोरिटी मिल रही है, मुझसे बात हो रही है, मैं किसी के लिए जाग रहा हूँ, रातों को सुबह भी उठ के मैसेज का वेट कर रहा हूँ। उस टाइम बाद में पता उसको बहुत बाद में बताया मैंने, मतलब जब हमने अपना रिलेशन डिस्क्लोज, मैंने इसको जो भी था प्रपोज किया, जो भी हुआ हमारा 3-4 साल बाद, उसके बाद मैंने इस चीज को बताया कि मैंने धीरे धीरे सेटअप किया है तेरे लिए कि तू मुझे चाहेगी। ओह वाओ, कि मतलब पहले ही पसंद कर लिया कि अब मुझे पसंद है। फिर वो गेम स्टार्ट मैंने धीरे धीरे वाला कि इसको दिखना, फिर गायब हो जाना, पूरे दिन फोन ऑफ कर देना कि देखना कि सामने वाला भी चाहता है। मैंने कहा तू मेरे से बात क्यों नहीं करता जब मैं तेरे से मिलती हूँ? तो कहता अगर मैं तेरे से सीधा बात करता तो तू मुझसे कभी प्यार नहीं करती, मेरे प्यार में नहीं पड़ती। तो वो मेरी स्ट्रैटेजी थी कि मैं तुझे थोड़ा सा दिखूंगा, फिर गायब हो जाऊंगा, फिर तू मुझे ढूंढेगी, फिर क्या कहता हाँ तभी तो तू मुझे पसंद करने लगी। तो ये तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि मयंक भाई को पहले फीलिंग्स आ गई थी, बहुत पहले। एंड व्हेन डिड यू रियलाइज क्या कुछ तो है? आई थिंक था शायद दिल में कहीं ना कहीं था, मयंक पसंद अच्छा लग रहा था, तभी यू वर टॉकिंग। बट मैं फिर भी एक डिस्टेंस मेंटेन कर रही थी शायद। पर मुझे 2016 में इसकी बहन की शादी होने के 1 महीने के बाद आई फील किया, 2 दिन के बाद, मुझे लगता है 1-2 महीना, हाँ महीना या 17th of Feb। ओह तुम्हें ये डेट याद है? इतना प्रिसिशन गाइस, मतलब ये है, मतलब ये होती है भाई, मतलब बात कि कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी टाइम पूछ लो, अभी इतने दिन पूछ लो, भाई बता देंगे कि 2 दिन लगे थे रियलाइज होने में, इस टाइम पे वो भी बता देंगे, इस टाइम पे। इस टाइम पे जो मेरे को टाइम भी अच्छे से याद है। 15 को मेरी बहन की शादी हुई, सुबह विदाई हुई, 16 की रात को उसका मैसेज आया। मैं ऊपर एक रसोई उसमें बैठा था, इसका मैसेज आया कि मयंक मैं तेरे बिना यार मेरे को कुछ कुछ अजीब सा होता है, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती, कुछ ऐसा सा मैसेज था। अब वो था रात के 11:30 बजे के आसपास की बात है। फिर अगले दिन हम मिले एंड वी कन्फेस्ड वी हैड फीलिंग्स फॉर ईच अदर। हाँ हमने तब मैंने बोला,
बट इट वॉज क्लियर, फीलिंग है बट हमारा फ्यूचर नहीं हो पाएगा, तो ये बात फ्यूचर क्लियर इसने कर दिया था, मेरे दिमाग में था कर ले इसको भी मैं ये भी मैं बता लूंगा, तू बोलती आप पहले डाइसी थे कि शादी होगी या नहीं होगी मैं एंड डाइसी में क्लियर थी नहीं होगी। अच्छा, आपको लग रहा था कि नहीं होगी, फैमिली नहीं मानेगी वगैरह Family, वगैरह। बहुत सारे डिफरेंसेस थे ना, तो मेरे को क्लियर था नहीं होगा, बट ठीक है जो दिल में है वो क्यों छुपाऊं, इसलिए मैंने बता दिया कि मुझे तो और मेरे पसंद है। दिमाग में पहले दिन से क्लियर था शादी तो इसी से करूंगा। ये लड़के ना कभी कभी जिस चीज पे फर्म हो जाते हैं ना, मैंने देखा है वो बिल्कुल फर्म हो जाते हैं कि करनी है, अब बाकी सारी बातें बात की हैं, क्या कैसे क्यों कब क्या होगा, बस करनी है ये मुझे होगा। नहीं पता आउटकम क्या होगा क्या नहीं होगा, पर मुझे करनी है, मैं गिव अप नहीं करना। एंड रिजल्ट डिसाइड कर लिए कि यही निकलेगा, वो जर्नी कैसे रहेगी वो देखी जाएगी, वो but निपट लेंगे वो निपट लेंगे। हाँ, और वो बंदा जो आपको ये बोले ना तो साथ रहे हम देख लेंगे, वो एक्चुअली ग्रीन फॉरेस्ट है, वो एटलीस्ट आपको क्लियर कर रहा है कि हम कर लेंगे, तो रह तो सही। आई गेस आज के वक्त में लड़कियों को यही चाहिए कि कोई इंसान उनको वो कॉन्फिडेंस दे दे कि मैं यहीं पे हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा, नो मैटर व्हाट हैपेंस, सिचुएशन क्या हो जाए हम करेंगे। तो लड़की भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं फिर वो 100% देने की कोशिश करेगी कि जब उसको इतना दिख रहा है कि सामने वाला, क्योंकि आजकल का एक्चुअली टाइम ऐसा है कि लोग इतना कंफ्यूजन में रहते हैं, गो विद द फ्लो, देखेंगे लेट्स सी, बाद में देखेंगे होगा तो ठीक है, लेट्स सी नेवर सी होता है। हाँ दैट इज सो ट्रू कि जब एक बार बोल दिया ना लेट्स सी वाला कि आप इतना कैजुअली ले रहे हो तो फिर वो नहीं होगा, वो जिद होनी चाहिए, प्यार में जिद होनी चाहिए। दैट इज सो राइट यार, मतलब जिद चाहिए तो चाहिए कि आपको एक दूसरे के लिए उतना जिद्दी बनना पड़ेगा कि ये हम रास्ते में थे, ही वाज सेइंग तू जिद थी मेरी इसलिए तू मेरे पास बैठी है, मैंने कहा तुम में तब भी अभी भी इसने मुझे ये कितने साल का रिलेशन हो गया हमारा, हो गया 10-11वां साल चल रहा है ना, मैंने कहा जिद थी मैं। एंड एक्चुअली मेरे को लगता है प्यार में वो जिद होनी बड़ी जरूरी भी है, मतलब प्यार में आपको अपने पार्टनर के लिए देखो जिद्दी बनना पड़ेगा, 100 चीजें आ सकती हैं बीच में, 100 चीजें होंगी, अगर आप इतना इजीली अपने प्यार पे अपने पार्टनर पे गिव अप कर दो फिर तो क्या ही पॉइंट। ये तो है, हमने नहीं किया। मतलब लव मैरिज में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, मतलब सबसे नेगेटिव पॉइंट है कि घर वाले आपको अलग करने की कोशिश करेंगे, आपको उनको जिद दिखानी है कि मैं नहीं छोड़ूंगा, एंड एक सही वैलिड वो भी देना है, वैलिड पॉइंट है। हाँ, मतलब कभी घर वालों के अगेंस्ट नहीं जाना, आप लोग कभी गए भी नहीं, आप लोगों ने अपनी फैमिलीज को मनाया और उसके बाद आप लोगों ने चीजें हमारे स्टार्टिंग से पहले दिन से ही कंफर्म था कि फैमिलीज को चाहे कुछ हो जाए फैमिली को नहीं छोड़ूंगा, चाहे जिंदगी भर कवारा रह लूंगा पर फैमिलीज को नहीं छोड़ूंगा। कहीं और शादी बेशक हो जाए लेकिन घर वालों को नहीं छोड़ूंगी, ये भी था। इसका ये था कहीं और शादी हो जाएगी, मेरा था कि मैं कहीं और शादी नहीं करूंगा। हाँ, इसने डे 1 पे क्लियर किया था तेरे अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा। मैंने कहा देख तू लड़का है, तू स्टिल रुक सकता है, मेरे पास थोड़ी सी अलग चीजें प्रॉब्लम्स होंगी, मैं तेरे लिए वेट बहुत करूंगी, जो मैंने की 28 में आके शादी की। एंड दैट इज सो राइट, मतलब कि अगर आपके मन में एक सही अप्रोच है ना तो आई गेस फिर यूनिवर्स अपने आप चीजें करता है आपके लिए, जब यूनिवर्स को दिखता है कि ये लोग कुछ गलत नहीं कर रहे, ये लोग ऐसा नहीं सोच रहे कि हम फैमिली वालों को धोखा दे दें या हम उनसे ऊपर होकर कर ले, नहीं, आप लोगों ने फैमिली को भी उतनी ड्यू इंपॉर्टेंस दी है यहाँ पे। तो यहाँ पे ना चलो हम और आगे चीजें डिस्कस करते हैं, पर एक चीज जो मेरे को पर्सनली लग रही है ना, आपके फैंस जो आपको ऑलरेडी जानते हैं वो भी लगती होगी, आई विल आस्क मयंक भाई आपकी हाइट कितनी है? 6 feet 7 inches। 6 feet 7 inches। लड़कियां कहती है आई नीड टॉल गाइस, मैं कहने का लो मैं 2 फ्लोर का इंसान देता हूं मैं। लड़कियां 6 feet पे खुश होती है। मैं एक ऐसी हाइट है जो इंडिया में ना के बराबर ही है। हाँ, टॉप आई गेस टॉप 1%, टॉप 1%, 6 feet 7 inches। 6 feet 7 inches बहुत होता है, मतलब हमें तो 6'1" ही ऐसे लगता है बहुत लंबा है, 6'7" एक्चुअली में गाइस अभी मयंक भाई को ऐसे खड़ा करोगे ना वो यूं देखना पड़ेगा अभी। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, हाउ मच इज योर हाइट साइमा? It's 5'1", not exactly 5'1" भी नहीं, but 5'1". अच्छा, almost 5'1", 5'1", it's like 5'1", 6'7", मतलब I am 5'11", तो मैं मयंक भाई को ऐसे देख रहा था, साइमा तो ऐसे देखती हूँ ना। हाँ, मैं ऐसे देखती हूँ, मैं कैसे देखते हैं तो हमेशा नजरें नीचे ही रहती है। तो जब आप लोग इनिशियली मिले कभी ये फील नहीं हुआ इतना ज्यादा डिफरेंस की? मुझे कभी फील नहीं नहीं, हुआ। मैंने बहुत फील किया, I'm so sorry, मुझे कभी but feel नहीं हुआ। बहुत फील किया मैंने कि यार मयंक तो कितना लंबा है। क्योंकि मुझे कभी लोग feel नहीं हम हुआ। पे हंसते थे, हम फ्रेंड्स थे तब भी हम चलते थे ना तो लोग हंसते थे, यार देखियो कितना लंबा है, अब तो कितनी छोटी है, लंबा तो छोड़ कितनी छोटी शादी है। को 5 साल हो चुके हैं, आज भी अगर मैं इसका हाथ पकड़ के चलूंगा तो सिर्फ दुनिया जज करती है, जज करती क्योंकि मैं एक है। ऐसी चीज हूँ कि मेरे पे नजर दुनिया की जाती ही जाती है, अनइवन अटेंशन बहुत मिलती है। नॉर्मल इंसान को ऐसा लगेगा एक फ्लोर ऊंचा बंदा जा रहा है साइड से, नजर तो पड़ेगी। फिर वो देखते हैं कि ये क्या है, फिर वो जज कर ले जाते हैं कि कुछ तो इन्होंने शक्ल नहीं है वही है। तो ये चीज है। नहीं डेफिनेटली। तो आपको कभी ये कॉम्प्लेक्स नहीं लगा कि यार हमारा हाइट डिफरेंस कभी भी नहीं लगा, कभी नहीं लगा। रिस्पेक्ट हिम, पर यार
क्या बंदा है ये, इसने मुझे डे वन से कभी ये फील नहीं इनसिक्योर नहीं कभी फील कभी कराया कि उस तू चीज को? छोटी है, ये खुद कहता मैंने था कभी मैं मजाक नहीं लंबा किया। हूँ यार, शायद तू छोटी नहीं है। मैं मजाक भी नहीं करता इस चीज़ को लेके, ये तो गॉड गिफ्ट चीज़ है, हमारे हाथ में है ही नहीं। हाँ, मोटे पतले को लेके मैं बोल सकता हूँ वो हमारे हाथ में, पर हाइट हमारे हाथ में कभी नहीं इसने है। मुझे इनसिक्योर नहीं फील कराया, और शायद ये प्लस पॉइंट भी है कि यार आपको अगर डे वन से कोई इनसिक्योर करा दे ना तो आपको टेंशन हो जाती है कि यार पता नहीं आगे जाके क्या होगा। इसने मुझे पब्लिकली इतना कॉन्फिडेंट फील कराया, हाथ भी पकड़ता था, खिला भी देता था, तो इसने मुझे कभी ये चीज़ फील कराई ही नहीं। ये डिफरेंस है। हाँ, कि तो मुझे ये बहुत छोटी चीज़ लगने लग गई तब। इनिशियली धीरे-धीरे। लगती होगी बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी यार, मैंने कहा बहुत डिफरेंस होता है यार, सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है ये चीज़। अब क्योंकि समझो अक्सर लोग कहते हैं ना जोड़ी साथ में कैसी दिखेगी, कैसी- जोड़ी साथ में कैसे हाँ। दिखेगी वाला सीन। ये ना सोसाइटी का सबसे बड़ा मतलब लोगों ने अपने आप में बना लिया है कि कपल्स ना वो दो परफेक्ट ढूंढते हैं कि परफेक्ट दो बंदों का कपल बनता है, ऐसा नहीं है। परफेक्ट बनाना पड़ता है रिश्ते को। दैट इज सो ट्रू भाई, दैट इज सो ट्रू कि लोग अक्सर वो कॉम्बिनेशन देखते हैं कि एक ज्यादा मोटा नहीं है तो दूसरा भी ना हो, गोरे को गोरा चाहिए, सांवला तो सांवला ढूंढो, इसके लिए हाइट छोटी तो छोटा ढूंढो, वो सब मतलब एक चीजें सोसाइटी कंपैटिबिलिटी में बहुत रखी है। ढूंढते हैं, तब जाके जोड़ियां बनती उन्होंने हैं। फिजिकल अपीयरेंस को कंपैटिबिलिटी का बहुत। पैरामीटर बना दिया सबसे कि- पहली चीज वही बना रखी है उन्होंने कि इसके बाद आगे बात होगी, पहले इनके फिजिकली ये दोनों बिल्कुल ही होने चाहिए कंपैटिबल, ऐसा नहीं है। बट यू गाइस ब्रेक दिस मिथ कि ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, नहीं, हम खुश हैं। एंड यू बोथ आर सो हैप्पी अबाउट इट, किसी को ऐसा फील ही तो नहीं flex लगता है हाँ, मुझे। ये अब ये फ्लेक्स ये हमारी चीज है, ये उससे हमें दुनिया क्या सोचे में क्या ही फर्क पड़ता है। हाँ, दैट इज अगर सो फर्क पड़ रहा है तो भाई पार्टनर चेंज कर लो। ट्रू। नहीं, एक्चुअली इतना ही क्लियर होना चाहिए आई गेस, बीच का कोई कंफ्यूजन छोड़ो ही मत, सो क्लियर। कंफ्यूजन में अब शादी एक ऐसी चीज है, कंफ्यूजन में ना बहुत घर और जिंदगी खराब होती हैं। तो चीज करो मत, क्लियर है कि भाई करनी है तो इस चीज से फर्क नहीं पड़ता मेरे को नहीं पड़ता। मेरे को घर वालों ने भी मेरे दिमाग में डालने की कोशिश की, फ्रेंड्स ने भी डालने की कोशिश की। फ्रेंड्स ने, फैमिली ने भी तो बोला होगा ना कि भाई अपना हाइट डिफरेंस तो देखो मैंने दोनों। कहा वो मेरी हेडेक है, वो मुझे एडजस्ट करना लाइफ टाइम। देखो फ्रेंड्स का क्या होता है, फ्रेंड्स को तो फन लगता है और उनको रियलिटी लगती भी नहीं थी, यार ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, कम ऑन। सिर्फ एज हाइट डिफरेंस नहीं है ना, हमारी और भी बहुत सारे डिफरेंसेस थे। तो फैमिली को बहुत था, क्योंकि उनको सोसाइटी में बताना है, देखो फैमिलीज कोई भी नहीं चाहते कि उनके बच्चों का मजाक बने समाज में। तो उनके लिए ये चीज़ बहुत बड़ी बात थी। मेरे पापा ने मुझे कहा था एक बार, बेटा लंबा ढूंढने के लिए कहा था, इतना लंबा तो नहीं कहा था। जब मैं इनको देखा, मैंने जब कहा, पहली पापा, बार वो से तो घर बस गया हो था भाई, गया। बहुत अच्छा रिएक्शन था इसके पापा का। बेटा लंबा कहा था, इतना लंबा नहीं कहा था। और आपके पेरेंट्स ने कभी कहा कि यार वो तो यू छोटे यू देखेगा? कहा, बहुत बार कहा। बहुत कहते हैं। क्या कहा फिर आपने घर पे? मैंने कुछ क्या ही कहते बोलूं, पापा मजाक को मजाक की तरह किचन डाल में देता से हूँ। सामान निकालना है, वो तो स्टूल डाल के भी निकाल ही लेगी ना। पता चलता है। दैट इज सो अमेजिंग गाइस। तो उसके बाद आप लोगों का रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया इन 2016 एज यू टोल्ड मी। 16 में, मतलब हम 16 दोनों की में, तरफ से। बिल्कुल। हाँ, फिर अपने फ्रेंड्स वगैरह को, फ्रेंड्स को, कजन्स को, सिस्टर को, सबको इसका 2017 22 जैन बर्थडे, उसमें पार्टी ऑर्गेनाइज की, सबको बुलाया, सबको फ्रेंड्स को सबको बता दिया कि लव ऑफ माई लाइफ, शी इज द वन, अब जो भी है यही है। उसके बाद सबको बता दिया। सो गाइज, मतलब वैसे जैसे हम हर्डल्स की बात करें तो ऐसी हर्डल तो नहीं, बट हाँ एक और मेजर डिफरेंस जो आप लोगों में है, दैट मयंक यू आर अ हिंदू, साइमा यू आर अ मुस्लिम। सो ये भी एक बहुत बड़ा हमारी सोसाइटी के अंदर डिफरेंस है, जो मतलब अगेन एक शादी के पॉइंट ऑफ व्यू जब आता है तो एक बड़ा बैरियर बन जाता है। तो इनिशियली थोड़ा बहुत ट्रबल तो लगा होगा इस चीज़ को लेकर? अमित, यही एक सबसे बड़ा पॉइंट था हमारी शादी को, रिलेशनशिप को, और मेरे ना करने का रीज़न भी यही था। हाइट सेकेंडरी था, ठीक है, वो तो हम जब आगे जाते तो देखते हम हाइट है या चीज़ें। मेन यही था कि यार हम बहुत अलग बैकग्राउंड से हैं, तुम हिंदू हो, हम मुस्लिम हैं, सोसाइटी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। पहले तो फैमिली नहीं करेगी एंड देन फिर सोसाइटी आती है। तो हमारा जो क्लियर था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, कि नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप लोग इनिशियली सोच रहे थे कि शादी तो नहीं हो सकती? हाँ, नहीं, इसका तो क्लियर मेरा था। क्लियर था, मैंने कहा था इसमें मैं तो इस बैरियर करनी को है हटाऊंगा, इसने तो करनी थी, मेरा मैं इस ही बैरियर को क्लियर हटाऊंगा, था मेरे कि को मैं नहीं नहीं फर्क हो पड़ता। पाएगी, क्योंकि फैमिली भाई वो सो क्लियर कि यार देखो ये होता है प्यार, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ लव, आई वुड से। यहाँ पे कोई रीजनिंग नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। कि यार प्यार है तो करेंगे, बस वही उतना ही है कभी बस। सेकंड थॉट मतलब दिमाग में आया भी नहीं मेरे कभी। एंड फिर धीरे धीरे फैमिलीज को भी मना लिया, बिल्कुल हाँ, बहुत लंबा वक्त लगा, बट वक्त लगा, एक दूसरे की कंपेनियनशिप के साथ मना लिया। मना लिया। That is great. अब ना बात आती है समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग आई फील कि आजकल ना, मैं ये नहीं कहूँगा आप लोग बहुत ओल्ड आउटडेटेड कपल हो, नहीं हो, और ऑल्सो वेरी रिसेंट कपल, बट आजकल देखा जाता है कि इतनी जल्दी ब्रेकअप्स हो रहे हैं रिलेशनशिप में। एक दो लोग आए, थोड़े से डिफरेंसेस आए,
अलग हो गए, सब कुछ हो गया. यू बोथ वर इन रिलेशनशिप फॉर 4 years, 2016 से लेकर 2020 तक. उससे पहले आप लोग दोस्त थे, बहुत क्लोजली बात करते थे, बट अगर हम फीलिंग्स कन्फेस करने के बाद की बात करें तो ऑलमोस्ट 4 साल आप दोनों साथ में थे, जो कि एक डिसेंट वक्त है. तो हाउ आर दीज 4 years? इन 4 साल में मतलब आप दोनों, ऐसा तो नहीं होगा कि पर्सनली कभी फाइट्स ना हुई हो या लड़ाइयाँ ना हुई? एवरी सिंगल डे मिलते होती थे, है। लड़ती थी, बहुत लड़ती थी, बहुत लड़ता था, आपको इतनी स्पेस लड़ाइयाँ. नहीं देना सोचने का सामने वाले को. अगर लड़ाई हो गई बट तो स्पेस नहीं देना सोचने घर का. जाने से पहले मना लेना और मुझे मानना, क्योंकि मेरे को भी पता है कि मेरा दिल लगेगा ही नहीं इसके बिना. उस फेज में थे हम कि नहीं लग सकता यार, रह ही नहीं सकते. ये सामने मैं चाहती वाले थी को वो अगर मनाए आपकी और मैं मान जाऊं. अगर बस आपकी इतना लड़ाई हुई चाहिए है था. और आपने उसको स्पेस दे दिया, हमेशा उल्टा ही सोचेगा वो सामने वाला. फिर उसको स्पेस ही मत दो कि गाड़ी से उतर गई तो देख ले, गाड़ी में बैठ जा, वापस जाऊंगा नहीं, बैठ घर नहीं जा. जाऊंगा, तो गाड़ी में बैठे कि मैं सॉल्व करके जाऊंगा इस चीज को यहीं पे. सॉल्व करके जाएंगे जब तक हम मैं कह रही हूँ, मैं लेट हो रही हूँ, नहीं उतरेगी जब तक बात नहीं. ठीक है भाई, मान गई, घर जान दे मुझे, अब घर जाने दो, हो जाता था फिर. बट एक्चुअली में मतलब आई गेस कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ी की है यहाँ पे, कि अगर आप लोग बात कर रहे हो जब तक, तब तक चीजें सॉल्व आउट हो जाएंगी. जिस दिन बात करनी बंद कर दी, उस दिन आपके बीच में डिस्टेंस आने लग जाएगा. बात करनी फिर बहुत वो धीरे जरूरी धीरे वो है चीज ईगो पे आती है कि उसने नहीं की. आपको स्पेस नहीं देना, बस मेरे को तो ये कहना है. कभी ऐसा हुआ इस रिलेशनशिप के फेज में कि यार अब लगा कि यार अब तो टूट ही गया है, अब तो अब नहीं हो रहा, अब ये खत्म होने वाला है? आई थिंक एक बार हुआ था. ऐसा नहीं बोलूंगी कि खत्म ही हो गया है, पर जब हमारे डिफरेंसेस आए थे, थोड़ा पापा के लेके आपके फादर को लेके आया था कि उनको पता चल गया. वो उस टाइम मयंक और मेरे बीच में 9 दिन बात नहीं हुई थी. वो हमारी 7-8 साल का रिलेशनशिप में पहली बार था कि हमने 9 दिन बात नहीं की थी. वो फेब का ही महीना था और हम बस, मैं वेट करती थी, मतलब ऐसा लग रहा था दुनिया बहुत रुक सी गई हो, किसी चीज़ में दिल नहीं लगता था, किसी काम में दिल नहीं लगता था. 9 दिन बहुत थे. मुझे ऐसा लगता था शायद अब चीज़ें बदल वो पूरा रही रिलेशन हैं. पहली बार हुआ था वो 9 दिन जो हमने बात नहीं की थी. फिर उसके बाद 9 दिन बाद इनिशिएट किसने किया पहले बात करने के लिए? वो तो याद नहीं, शायद इसी वो ने तो किया याद होगा. नहीं कि घर में हाँ मैंने ही किया होगा कि लड़कों ही करना मैं नहीं किया होगा, मैं ही करता हूँ हर बार, मैंने ही किया होगा फिर के. उसके बाद फिर हो गया सब. लेकिन फिर जब फाइनली रिलेशनशिप के बाद फैमिलीज मान गई, हाउ वाज दैट फीलिंग यार, कि फैमिलीज मान गई, जो लग रहा था होगा ही नहीं? अब ना हम सोशल मीडिया पे थे, हमने सोशल मीडिया पे किसी को नहीं बताया, फैमिलीज मान गई. 15 जुलाई था जिस दिन हमारा रोका हुआ था. भाई वो कितनी प्रिसिशन से याद है सारी 15 चीजें. जुलाई को मैं पहली बार से घर गया था. हाँ, तो 15 जुलाई को जब वो अचानक से हुआ रोका, हम बैठे हुए हैं, इसके पापा ने अचानक से उठ के बोला कि हमें लड़का मंजूर है. उन्होंने मेरे हाथ में शगन दी, सब कुछ हुआ. मैं घर के कपड़ों में, ये घर के कपड़ों में, हमारा रोका बिल्कुल घर पे ऐसे जैसे हम बैठे ऐसे ही हो गया. ये मुझे देख रही है, मैं ऐसे देख रहा हूँ. मैंने फोन निकाल के अपने दोस्तों को मिलाया, कजन्स को मिलाया, भाई रोका हो गया. किसी ने यकीन ही नहीं किया. मैं उस टाइम पे ऐसी फीलिंग थी, मैं चिल्ला चिल्ला के दुनिया को बताऊं कि भाई मेरा रोका हो गया है, जिस चीज के लिए मैं इतने साल से लड़ रहा हूँ वो हो गया है. पर कोई और मैं इसलिए अफसोस में थी कि यार मैं रेडी नहीं हो पाई, मैंने कुछ किया नहीं, मेरे को कुछ मिला ही नहीं. मैं घर के कपड़ों में सिंपल सी बैठी हूँ, मेरी गोद में शगन रखा हुआ है कि नाउ यू आर हमारी घर की बहू, अब बन रही हो. क्या हो गया मेरे साथ ये? पर हम बहुत खुश थे, ऐसा लग रहा था हम सातों आसमान पे हैं. जेन्युइनली मतलब वो फीलिंग ही अलग होगी, डिफाइनेबल ही नहीं होगी वो कि यार describe अब ये कर हो सकते रहा है, अब जिस बहुत चीज का wait किया इतने था. वक्त से इंतजार चल रहा था वो हो रहा है. वो हो रहा है. हम अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकते. उस नहीं टाइम बता जो हमारे सकते. साथ हुआ था, हम बहुत खुश थे. रोना चाह रहे हो रो नहीं पा रहे हो, चिल्लाना चाह रहे हो चिल्ला नहीं पा रहे हो, किसी को बताना चाह रहे हो को यकीन नहीं कर रहा है, तो वो समझ ही नहीं आ रहा क्या कर रहा है हम क्या बहुत नहीं. ज्यादा ही खुश थे उस दिन, हमें खुद को भी नहीं पता कि हमें मैंने क्या कहा मिल उस दिन गया मैंने था. बोला शायद फोन रखे, मैं दोस्तों के पास जा रहा हूँ ना पार्टी देने के लिए, तो परेशान मत करिए, मुझे एंजॉय करने दे इस मोमेंट को. Oh, wow, यार मतलब एक्चुअली में जिस चीज के लिए आप, दिस इज द फ्रूट आई गेस यू गेट जब आप डेडिकेटेड रहते हो एक इंसान के लिए. दिस इज द, वो जिस फल का आप इंतजार कर रहे होते हो ना कि यार ये होगा हमारा फ्रूट, वो मिलता है. और वो फीलिंग डिफाइनेबल ही नहीं होती आई गेस. कितनी रात कितनी बार हम रोए हैं इस चीज को लेके. इसकी आज भी मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग्स पड़ी है जिसमें रो रही है कि अब कुछ नहीं हो सकता, मैं कब अलग होना पड़ेगा. और अचानक से एक दिन आता है कि आपको वो मिल गया. आप बता नहीं सकते, आप जस्टिफाई कैसे उसने करोगे. आज भी वो वीडियोस डिलीट नहीं करी है, ना वो खुशी की, ना वो गम की, वो हर एक सब है. चीज की मेमोरी. गाड़ी में बैठे हैं तो रो रहे हैं. वो कुछ साल हमारे को सिर्फ रोने में ही निकले, हम कुछ एंजॉय नहीं कर पा रहे थे. वो चीज के बाद अब समझ लो आप कैसे डिस्क्राइब करोगे उस वर्ड को, उस फीलिंग को कैसे करोगे. फीलिंग है ही नहीं डिस्क्राइबल कि यार. हाँ, नहीं कर पाएंगे. बट यहाँ पे ना इस आप लोगों की यहाँ तक की जर्नी के अंदर मेरे को सिर्फ एक ही चीज दिखती है जो मुझे लगता है आज की जनरेशन को बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है. दैट इज डेडिकेशन.
कि आप डेडिकेटेड रहो अपने पर्सन के लिए, आप अपना डेडिकेशन, क्योंकि ना आजकल तभी लोग मेरे से आगे पूछते हैं ना सर क्यों रिलेशनशिप्स टूट रहे हैं, क्यों ब्रेकअप हो रहे हैं। सिंपल सी चीज़ है यार, आप डेडिकेटेड नहीं हो अपने पार्टनर के लिए। आपको छोटा सा रीजन मिला कि यार ये आज गड़बड़ हो गई, अब ब्रेकअप कर लेते हैं, अब मेरे को कोई बेटर पर्सन मिलने का आजकल एक बहुत बड़ा पंगा है। ऐसा तो नहीं है कि जब आप लोग कुछ नहीं होता, बेटर वर्ड कुछ है ही नहीं। आई एम टेलिंग यू, आपको खुद इस रिलेशनशिप को बेटर बनाना है, और बेटर जैसा कुछ नहीं है यार। कोई खराब भी है ना, तो अगर आपको उससे प्यार क्यों हुआ था बस वो रीज़न देखो, और अगर आपको रीज़न नहीं मिल रहा विच मीन्स कि वो बेटर है आपके लिए, आप समझो उस चीज़ को। और एक बंदे को हमेशा डेडिकेटेड रहना पड़ेगा, दूसरा वाला कोशिश करेगा। खासकर लड़कियां जो होती हैं वो बहुत इमोशनल होती हैं, उनको बहुत अटेंशन चाहिए, उनकी बहुत अलग डिमांड्स होती हैं, इमोशनल डिमांड्स बहुत होती हैं। और लड़के को ना अगर वो चीज़ वो फुलफिल करता रहेगा तो मेरे ख्याल से लड़की चाहेगी टूटना तो भी वो वापस आती रहेगी उसी लड़के के पास, तो शायद तब वो रिश्ता बना रहता है। और लड़कियों जो लड़का करता है, ऐसी बड़ी डिमांड्स होती ही नहीं है, लड़कियों की बहुत बड़ी डिमांड, बस उन्हें हर कुछ देर में बस स्पेशल फील कराना होता है बस। मैं आज भी माइक से कहती हूँ तू मेरी बात सुन ले, चीज़ें ठीक हो जाएंगी अपने आप, चीज़ें ठीक हो जाएंगी अपने आप। हम बात कर लें और छोटी सी कॉफ़ी पे भी लेके चले जाएगा, मैं कहले ओ वाह हम पहले वाले दिन जी रहे हैं, तो हम खुश हो जाते हैं। खुशियाँ बहुत छोटी छोटी चीज़ों में। डेफिनेटली, मतलब वो उन छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढो और बड़ी चीज़ों पे लड़ो मत। आज के टाइम पे ये हो चुका यूथ का कि हम बहुत बड़ा करेंगे ग्रैंड, 340 दिन भूल गए हैं, कुछ 2 दिन कुछ बड़ा कर दिया तो वो मैटर नहीं करता। बिकॉज आजकल का लव की डेफिनेशन ही यहाँ पे आकर रुक गई है कि आपने मेरे को वैलेंटाइंस डे पे क्या गिफ्ट दिया, आपने रोज डे विश किया नहीं किया। अभी वैलेंटाइंस डे हमने आज तक सेलिब्रेट ही नहीं आज तक किया। वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट मैंने नहीं से बोला भी था ये बात, किया। कहता तू मेरे मैंने इसलिए हर बोला था दिन कि के करवा लिए चौथ है। सेलिब्रेट करेंगे सीधा। क्या करवा चौथ करेंगे। ट्रू लव गाइज, यहाँ देखो लव तो लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ कि मतलब एक्चुअली में आजकल लोगों की फाइट होती है कि लव तब डिफाइन होगा कि यू लव मी अगर तुम मेरे को वैलेंटाइंस डे पे कितना अच्छा सरप्राइज दोगे या तुम मेरे को ये करोगे। भाई वो रिलेशनशिप में रह के शादी कर चुके हैं, पेरेंट्स बन चुके हैं, दे आर टेलिंग यू कि वैलेंटाइन एक दिन में आपके लव को डिफाइन नहीं कर सकता कि आज 14 फरवरी है तो आज अगर स्पेशल हो गया तो प्यार है। बिल्कुल। मतलब देखो, आपको अगर आपके पार्टनर, सामने वाली पार्टनर कह रही है तो आपको उसकी खुशी के लिए आप कर दो, बट उसको भी ये चीज बताओ कि ये सिर्फ तेरी खुशी के लिए है यार। ये डिफाइन नहीं कर रहा हमारे ये love को। डिफाइन नहीं कर रहा हमारे प्यार को, ये तेरी खुशी के लिए। जैसे मैं ऐसे कह रही थी, तो उसने कहा मैं तेरे को दे दूंगा पर वैलेंटाइन डे वाले दिन मैं बाद में तुझे दे दूंगा। आज अगर मैं समझ आपने गई उस किसी चीज को आईफोन गिफ्ट कर दिया, उसकी अगले साल यही उम्मीद रहेगी कि मुझे इससे कुछ बड़ा गिफ्ट मिलेगा, और ये उम्मीद ना गलत है लगाना। वो तो मटीरियलिस्टिक प्यार हो चीज गया है। फिर। और आज के टाइम पे बहुत चीज हो रही है कि लोग ना उम्मीद बहुत ज्यादा लगा लेते हैं कि सामने वाला मेरे लिए करेगा, सामने वाला आज पिछले साल से ज्यादा करेगा, चाहे उसके हालात हो चाहे ना वो, मतलब अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल खत्म सी हो गई कपल्स में बिल्कुल ही। जो मुझे लगती है सोशल मीडिया पे आजकल टाइम पे बहुत ब्रेकअप्स चल रहे हैं, उनकी बातें सुनने को लगता है कि भाई ये क्या चीज़ है, ये तो अभी तो तुमने 2 दिन पहले इतनी प्यारी रील्स डाली थी, इतना प्यार दिखा रहे थे सोशल मीडिया पे, दुनिया को दिखाते, और आज एक्सपोज हो रहे तो ऐसी सी बातें निकल के आ रही हैं। हर रिलेशनशिप में होते हैं, ऐसा नहीं है कि शादी से पहले नहीं होते, शादी से पहले होते हैं, बट आपके पास एक रिलेशनशिप नहीं होता उस टाइम पे, उस चीज़ को तोड़ना आसान होता है। बट शादी के बाद ज़्यादा अप एंड डाउन्स होते हैं, बट आपके पास एक रिलेशनशिप होता है कि अगर ये टूटा तो ये जुड़ेगा नहीं। तो आपको वो वहाँ पे समझने की बहुत ज़रूरत होती है, जो कि मुझे लगता है आजकल कम है। मैं ये भी नहीं बोलूँगी, सी मैं बहुत बड़ी बातें नहीं करती, मैं ये नहीं बोलूँगी कि कोई भी रिलेशनशिप कब तक टिकेगा कितना नहीं, बट मुझे लगता है कि कोशिश करनी पड़ती है अगर निभाना है किसी को भी। एक पार्टनर बस कोशिश करता रहे तो दूसरा पार्टनर शायद अच्छे से। यहाँ पे द थियरी ऑफ 50-50 कम्स की कहते हैं कि हमेशा एक रिलेशनशिप 50-50 से चलता है, बट आई फील 50-50 तो कभी कुछ होता नहीं होता, 50-50 कभी नहीं होता। इट विल बी 80-20, 90-10, कभी कभी 0-100 0-100 भी होता है कभी। बहुत बार ऐसा होता है 0-100 होता है हमारे बीच में, बहुत बार 50-50 होता है। कभी कभी मतलब 30-40 हमेशा, मतलब एक परफेक्ट 50 तो कभी हमारे शायद कभी लाइफ में नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। रिलेशनशिप का कोई कुछ है ही नहीं, दिस इज बेसलेस। कभी हो गया तो हो गया। फाइनेंशियल से लेके आपकी मतलब हर चीज में कभी 50-50 हो ही नहीं सकता। और ये 50-50 की जो चाह रखते हैं शायद उन्हीं के रिश्ते नहीं चलते हैं। 50-50 जैसा कुछ नहीं होता, आपको देना पड़ता है 90 रियल टाइम है गाइस, देखो बिल्कुल रियल टाइम है ये चीज। दे आर टेलिंग यू इन फ्रंट ऑफ यू कि अगर आप इस उम्मीद में हो ना कि मेरा पार्टनर मेरे साथ बिल्कुल इक्विवेलेंटली उतने एफर्ट्स डाले जितने आज मैंने डाले हैं, तो कभी सेम नहीं मिलेंगे। कभी हो सकता है आपका पार्टनर बिल्कुल ही मूड में ना हो एफर्ट्स डालने के। बिल्कुल एक्सपेक्टेशन
एक्सपेक्टेशंस ही आपके रिलेशनशिप को खत्म कर रही होती है। मतलब आप जितना ये सोचोगे ना कि यार ये उतना क्यों नहीं कर रहा, ये इतना क्यों नहीं कर रही, तो उसमें तो चीजें खराब ही होंगी। आपको ये होना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ। अगर आपने किसी से प्यार किया है, किसी को पसंद किया है, तो कॉम्प्रोमाइज करना सीखो, झुकना सीखो। मोस्टली मुझे लगता है मेरे और माई के रिलेशनशिप में शादी के बाद लड़कियां बहुत ज़्यादा समझदार हो जाती हैं, तो मैं ज़्यादा परसेंटेज देती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। बट कई बार जब लड़ाइयाँ होती हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं छोड़ दूंगी, तो शायद मयंक भी अपना 100% दे देता है कि नहीं, इसने कभी मुझे ये नहीं कहा मैं तुझे छोड़ूंगा। 70% होता है, शादी के बाद ना वो 30 हो जाता है। आदमी थोड़ा लड़की का ये होता है कि स्टार्टिंग में इसको भी था कि मैं क्या तू दोबारा 70 हो ना, मैंने कहा यार अब थोड़ा तो तू भी करना। अब लड़की 70, 80, 90 चली जाएगी। मुझे मतलब हर रिलेशनशिप अलग होता है यार, ऐसा नहीं है। मेरे रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं अब ज़्यादा समझदार हो गई हूँ, और तो मुझे फैमिली है, सब कुछ जो देखनी है तो मैं ज़्यादा देती हूँ, बट तो शायद इस वजह से रिलेशनशिप टिक भी जाता है। अब आते हैं डेफिनेटली, अब हम आते हैं सेकंड स्टेज ऑफ लव पे। रिलेशनशिप हो गया, सब कुछ हो गया, अब शादी हो गई, जिसके ना एक अलग ही सपने सजाए होते हैं कपल ने कि भाई हमारी तो शादी होगी, दुनिया इतनी हसीन बन जाएगी, उसके बाद रेड कारपेट होगा। लेकिन क्या शादी के बाद ऐसा होता है जितना हम ड्रीम करके चल रहे होते हैं? सच बताऊँ तो होता है, थोड़े टाइम तक ऐसा लगता है ओ माय गॉड नाउ ही इज माइन। स्टार्टिंग में प्राउडली बोल सकते पीरियड हैं। होता है। कितना होता है लगभग आपके 3 हिसाब से? महीने का होता है हनीमून पीरियड। शायद 3-4 महीने, 6 ज्यादा खींच के। ज्यादा भी अगर पुकी कपल है तो 6 महीने खींच लेगा, पर उसके बाद रियलिटी जब सामने आती है, रियल आपको रियलिटी एज इन मतलब रियलिटी मतलब आप रियल वर्ल्ड में आते हो, सिचुएशंस आती हैं, फैमिली आती है, खर्चे आते हैं, फैमिली बढ़ाने की बात आती है, दूसरों को रिश्तेदारी को समझने की बात आती है, बहुत चीजें करनी पड़ती है आपको। अभी तो आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड फेज में आपको सिर्फ 2 घंटे साथ में स्पेंड करने हैं, 4 घंटे स्पेंड करने हैं साथ में, फिर आपको उस आदमी के साथ सब कुछ शेयर करना है। पूरा दिन आदमी बहुत अलग होता है। हाँ ट्रू। एक इंसान से हफ्ते में 2 बार मिलना और एक इंसान के साथ 24 घंटे साथ रहने में बड़ा फर्क है। चीजें बहुत फर्क बहुत होता है। बदल जाती हैं, फिर आपको समझ आता है अरे नहीं ये इंसान तो था ही नहीं जिससे मैं मिली थी, या ये तो वो लड़की थी ही नहीं, क्योंकि हम 2-2 घंटे मिल रहे हैं, हम डेली मिल रहे हैं 7 साल, आप नहीं जान सकते। 2 घंटे में ऐसे 100% प्रायोरिटी दे सकता हूँ, पर जब 24 घंटे की बात आती है तो उसमें वो प्रायोरिटीज मुझे तब फैमिली को, लड़कियां बहन को, डिस्ट्रैक्ट सबको होने देनी लग है। जाती हैं, तब लड़कियों को लगता है यार मेरे लिए ये बंदा ऐसा करता था, ये अब नहीं करता, और लड़के को लगता है यार तू 2 घंटे मिलती थी तो मैं तेरे लिए करता था, बट अब तो मेरे घर की मेरी खुद की बन चुकी है, अब तू कहाँ जाएगी तो अब तो मेरी हो गई ना। तो वहाँ पे चीज़ें बदलती हैं रिलेशनशिप में। मुझे लगता है स्टार्टिंग में ना 6 महीने के बाद ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, समझने के ऊपर लड़ाइयाँ होती हैं। लड़की काफ़ी रोल प्ले कर रही होती है, बहू का भी, भाभी का भी, चीज़ें बदल रही हैं। मतलब यहाँ पे मैं ये कहूँगा पूरा डायमेंशन चेंज हो जाता है शादी के बाद। लड़के के लिए भी बहुत नई चीजें होती हैं, लड़की के लिए भी होती हैं, बट आई फील लड़कियों के लिए थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि वो एक नए इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम में आ गए हैं। लड़कियों के लिए 80-85% सब बदल जाता है क्योंकि लड़का अपने घर में ही है। Comfort zone में है कंफर्ट लड़का। जोन में स्टार्टिंग से सही बात है। बल्कि और कंफर्ट हो गया बिकॉज उसको एक और पार्टनर मिल गया। उसे कुछ लड़के का कुछ नहीं बदलता, उसे होता है कि अपनी जिम्मेदारी डालने के लिए बल्कि एक एक्स्ट्रा और मिल जाता है कि मैं इसके ऊपर डाल दूंगी, ये कर देगा, मेरा काम कर देगी। लेकिन लड़की के लिए हो जाता है कि यार उसके लिए तो सब कुछ ही नया है, घर वाले नए, 4 दीवारी नई, सब कुछ नया, ऊपर से वो जिस कंफर्ट जोन में थी वो छीन चुका है उससे। शादी से पहले जैसे आप चीजें कर लेते थे, अब शायद शादी के बाद वैसे नहीं कर सकते। वो जबान नहीं निकल पा रही होती है कि यार मुझे ये चाहिए, मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं करना चाह रही हूँ। कौन है आपके पास कंफर्ट जोन में? हस्बैंड। और अगर हस्बैंड उस टाइम आपकी ना सुन रहा हो देन तो आपकी दुनिया बिल्कुल ही बदल चुकी है। ऐसा होता है हस्बैंड नहीं सुन रहा? ऐसा होता है एक्चुअली कई बार, क्योंकि उसके पास एक अलग प्रेशर होता है, वो आपकी वॉइस बन रहा होता है उस टाइम, है ना, वो अपनी बात। लेकिन फैमिली वाले ये कि भाई अभी 4 दिन नहीं हुए आए हुए एंड यू आर लाइक उसकी जुबान बोल रहे हो, बीच में पिसता है आदमी। चीजें होती हैं ऐसा, आदमी बीच में बहुत पिसता है, घर तो की ये और वाली बीवी की प्रॉब्लम बहुत होती पिसता है। ये एक्चुअली एक बहुत वो है। अक्सर मैंने लड़कों से जब भी बात की है तो मैंने कहा हस्बैंड्स के लिए आई गेस एक ये बड़ी स्ट्रगल होती है अपनी वाइफ और अपनी मदर, मेजरली इन 2 पार्टीज के बीच में कोलिजन बनाए रखने की। इसको ना क्लियर, मैंने बहुत ही क्लियर में बस एक ही बात बोली थी शादी से पहले कि देख मेरे घर वाले, मेरी मम्मी पापा तुझे कुछ भी बोले तू कभी जिंदगी में जवाब नहीं देगी। बेडरूम में आके चाहे तुझे मार लियो मुझे, पर मम्मी पापा के सामने जवाब नहीं देगी तो मुझे बोल, मैं बोल दूंगा, पर डायरेक्ट बोलेगी। तो अब वो स्टार्टिंग का फेज है, अब तो डायरेक्ट बात कर सकती है, कुछ भी बोले, पर वो नए टाइम पे लगभग 1-2 साल स्टार्टिंग की जब आप एक वो रिलेशन और वो बिल्ड कर रहे हो उस वक्त जरूरी है ध्यान रखना। अब अगर स्टार्टिंग में क्या कि स्टार्टिंग में इसका बोलना
शायद घर वालों को बुरा लग जाए कि क्यों बोल रही है, ये तो बहू है। बुरा वो एक इमेज बनी हुई है सोसाइटी में, बहू बोल नहीं उनको सकती ये है। होता कि अगर हम अपनी पसंद से लाते तो ये नहीं होती, तब बर्दाश्त हो जाता। ये गलत लड़की ले आया, अब ये ऐसी हो गई वैसे, तो वो चीज भी संभालनी थी, तो चुप रहना था कि नहीं ठीक है। स्टार्टिंग के 2 साल होते हैं वो सबसे क्रूशियल जो होते हैं आपके, बहुत ही बिल्कुल आपको संभल के चलना होता है कि गलती ना हो जाए कि आप अपनी मर्जी से लड़की लाए हो। ये लव मैरिज में ये चैलेंज जरूर है कि अगर आप कुछ भी करते हो तो आप हर तरफ से सुनोगे कि तुमने लव मैरिज करी है, भैया तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी वजह से हो रहा है। आप तो अपनी लड़ाई भी किसी को नहीं बता सकते, किस मुंह से बताओगे, क्योंकि वो कहेंगे तुमने अपनी पसंद से शादी करी थी। कर ले और कर ले। यही बस यही सुन के सोच के ना इंसान को कि चल यार छोड़, अगर बोला तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपने ऑप्शन दिया ही नहीं। दी पड़ेगी मतलब कि यार, और तो हम किसको क्या बोले। अरेंज मैरिज में लड़ लिए तो कम से कम पेरेंट्स को बोल तो सकते हैं नहीं कहाँ करा दी मेरी शादी आपने पर। लेकिन अब लव मैरिज में क्या बोलोगे कि भाई अपनी पसंद से लेकर आए, वो लड़ रहे हैं, एक दूसरे पे गुस्सा हो रहे हैं, तो क्या करें, किसकी गलती है। ये तो हुआ था मतलब हमारे, लेकिन स्टिल मैं बता रही हूँ लड़की के लिए ना उस घर में रहना थोड़ा आसान हो जाएगा जहाँ पे जिस पार्टनर के वो साथ आई है या वो जो सोच के आई है कि मेरे से शादी से पहले भी मेरे लिए स्टैंड ले रहा था, दबंग था, ठीक है, और वही सेम चीज़ वो अपने शादी के बाद दिखा रहा है, तो लड़की जी लेगी, बहुत अच्छे से जी सकती है, झेल जाएगी। जो कि मुझे लगता है मयंक में है पोटेंशियल। उसने मेरे को हमेशा डिफेंड किया, साथ दिया। ऐसा नहीं है उसने डिसरेस्पेक्ट की अपने पेरेंट्स की, नहीं, कभी नहीं की। उसने अच्छे से संभाली सिचुएशंस को, तो हमने अप एंड डाउन झेले और चीज़ें निकल गई। अब जो होता है, अब ये है कि मैं उस फैमिली को समझ गई हूँ, चीज़ों को समझ गई हूँ। स्टार्टिंग में नहीं समझ पा रही थी, बहुत मुश्किल था। कॉन्वर्सेशन में अगर हो रही है तो उसमें मैं हूँ या ना हूँ फर्क ही नहीं पड़ता। अब तो मयंक है ही की तरह मानते हैं, ठीक है, शाय है, बल्कि अब तो शाय ज्यादा है, मयंक फिर भी कम है। यही करती है, अब सारे फैसले इसके हाथ में। अब मेरा मेरे होना से ना होना पूछा मायने नहीं कि हाँ रखता। वैल्यू देते हैं फैमिली वाले, चाहे मेरे फादर इन लॉ इज अ वेरी गुड पर्सन, दिल के बहुत अच्छे हैं, बस वो बहुत गुस्से वाले हैं। एक्सट्रीम लेवल का गुस्सा है उनका, जब आता है तो उस टाइम थोड़े वैसे हो जाते हैं। अदरवाइज इज़ अ वेरी गुड पर्सन। लड़की के लिए माइंड सेट उनका बहुत अच्छा है, बेटियों के लिए, लड़कियों के लिए, तो उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे से रखा। वाओ, दैट इज अमेजिंग। तो यहाँ साइमा, इट्स लाइक फॉर यू कि अक्सर ना लड़कियों के लिए ही ये बड़ा चैलेंज होता है शादी के इनिशियल 1-2 साल तक चीज़ें मैनेज कर पाना, क्योंकि बहुत बार ये प्रॉब्लम आती है गर्ल्स से कि यार हम यहाँ नहीं रह पा रहे, हमसे नहीं रहा जा रहा, ये तो जगह ही बिल्कुल अलग है, हमसे मैनेज नहीं हो पा रहा, हमें इस सबसे बाहर निकलना है। बीइंग अ वुमन who is married now for almost 5 years, what do you feel कि क्या ये थॉट्स सारी लड़कियों को आते हैं, या you feel कि ये कोई स्पेसिफिक केसेस में आते हैं, ये बहुत नेचुरल है ऐसे थॉट्स आना शादी के बाद कि यार ये मैं कहाँ आ गई वाला? नेचुरल है, मुझे लगता है 99% फीमेल्स ये चीज़ फेस करती हैं। बिकॉज सारी लड़कियों के लिए, मैं बता रही हूँ, सारी लड़कियों के लिए, जब वो लव हो अरेंज थोड़ा एक्सट्रीम हो जाता है, बिकॉज उनके पास वहाँ पे कोई जानने वाला नहीं होता। इवन वो हस्बैंड को भी जान रही होती है ना, बिल्कुल नया है, वो कैसे रिएक्ट करेगा, किस बात पे रिएक्ट करेगा वो। बट लव में एटलीस्ट वो फ्रस्ट्रेशन अपने हस्बैंड पे निकाल पाती है, ये प्लस पॉइंट है। खुद सोच के लगता है हम लोग सोचते थे क्या करेगी जाके क्या उस घर में। करेगी, या तो वो अरेंज को भी लव बनाने के लिए इतना टाइम दो, हाँ, कोर्टशिप ऐसी हो कि या तो उसके अंदर वो चीज हर लड़की को लगता है जब लड़ाइयाँ होती है, और मुझे लगता है एडजस्ट करने में हर लड़की को 2 साल लगते हैं। मेरी सास ने मुझे 5 साल बोले थे, मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बोले थे बेटा इस घर को तुझे अपना समझने में 5 साल लगेगा, जो कि बहुत ट्रू है। अब मेरी मदर इन लॉ, मेरी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है। हाँ, हमारे कभी थोड़े बहुत अप एंड डाउन होते हैं, बट काफ़ी अच्छी है। हर लड़की को ये थॉट आता है कि यार मैंने क्यों ही करी शादी। आपको कभी ऐसा थॉट आया? बहुत बार आया, कई बार ऐसा आया। तो व्लॉग्स में, कई बार व्लॉग्स के थ्रू, शायद मेरी ऑडियंस जिन्होंने देखी होगी उन्होंने देखा होगा, मैं डाउन साउंड करती हूँ, बहुत लो फील कर रही होती हूँ, बहुत लो साउंड कर रही होती हूँ। बट वही है कि नहीं दिखा पाए हम सोशल मीडिया पे, और दिखाना भी नहीं चाहिए। जितना आप अपनी लाइफ को थोड़ा प्राइवेट रख पाओ, रखना ज़रूरी है, चाहे लव लाइफ हो चाहे कुछ भी हो, प्राइवेट इज़ एवरीथिंग, मुझे ऐसा लगता है, बचाने के लिए। तो आया मेरी लाइफ में भी बहुत इस बार फेज़ आया कि अब शायद मैं ना करती तो मैं ज़्यादा खुश रहती। बट कई बार मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने खुश हूँ, मैंने शादी करी, मैंने वो जो चीज़ चाही वो मुझे मिल गई। दोनों थॉट्स रहे लाइफ में। तो जब ये थॉट आता है, क्योंकि एक्चुअली वो स्लिपिंग पॉइंट ना ये थॉट ही होता है, जब एक लड़की के मन में थॉट आता है ना कि यार अगर ना करी होती ना तो बेटर होता है, आज मैं अपने घर वापस चली जाती हूँ, मेरे से नहीं रहा जा रहा है यहाँ पे, वो जब वो थॉट आता है ना, उस मोमेंट में अगर एक लड़की ने उसी थॉट के अकॉर्डिंग एक्शन ले लिया, सो थिंग्स आर ओवर। अगर वो अगर हो जाती है, एंड वहीं पे 90% केसेस में ओवर होती हैं। शादी के जो 2 से 3 साल के अंदर डिवोर्सेस होते हैं, उनमें यही होता है, द गर्ल इज लाइक कि यार नहीं हो रहा, आई एम आउट। आपके जैसे ये थॉट्स आए, आपने बताया आपको भी ये थॉट्स आए, व्हाट डिड यू डू उस टाइम पे कि यार आप स्लिप ना करो उस स्लोप पे? सी
2 बार कई बार आया, इवन कई बार रिसेंटली हमारी शादियों मतलब शादी में भी ऐसा कई बार झगड़े होते हैं तो आए। बट एक ही चीज़ दिमाग में थी कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया है इस रिश्ते को पाने के लिए। मैंने इसने दोनों ने बहुत झगड़े किए हैं, बहुत लड़ाइयाँ की हैं। भाई एक लड़ाई के ऊपर तो खत्म नहीं कर और सकते ना इसे। अगर मैंने एक बार घर से कदम निकाला तो मैं उस रिश्ते को वापस दोबारा तो वापस सेम नहीं आ कर भी गई पाऊँ। तो वो चीज़ नहीं बचेगी। वो नहीं हो पाएगी हमेशा जिंदगी में कि ये लड़ाई में घर छोड़ के गई थी, फिर वो एक हैबिचुअल हो जाएगा, ना मेरी वो वैल्यू बचेगी ना मेरा वो रिश्ता बचेगा। ये सोच के कई बार कि यार मैं क्या सोसाइटी का एक्चुअली प्रेशर होता है, लड़की पे तो होता है, सबका मुझे नहीं पता। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये फैसला जो लिया है अगेंस्ट सोसाइटी के लिए है, तो मुझे शायद इसको निभाने के लिए कुछ चीज़ें झेल जानी पड़ेंगी। और झेल जाओगे तो थोड़े दिन बाद आप नॉर्मल हो जाओगे कि चल ना, कम ऑन, क्यों सोच रही थी मैं। रिश्ते में फैसला कभी मत लेना, गुस्से में फैसला लेना एक्चुअली में, लेकिन वही चीज़ रिपीटिवली अगर आपके साथ हो रही है आप हर चीज़ से बैकआउट कर सकते हो, रिश्ते में लिए हुए फैसले से तब आप फैसला लो। मुझे लगता है तब आप सोचो कि यार ये चीज़ ना अब एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 50 बार हो चुकी है और मैं अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रही हूँ। तब उस लड़की को वो फैसला लेना चाहिए, बट स्टिल डिस्कशन बहुत ज़रूरी है पार्टनर से, फैमिली से। तो मैंने बस एक यही चीज़ सोची कि यार अगर मैंने ये अपने कदम आज बाहर निकाल दिए, लड़ाई में मैं चली गई उन लड़कियों की तरह, चल ना छोड़ मेरे को, जा रही हूँ मेरी मम्मी के घर, तू आई हो मुझे मनाते हुए, तो मेरा रिश्ता वो बचेगा नहीं। और मेरी इन-लॉज़ की तरफ भी एक अलग माहौल है कि बहुओं को थोड़ा समझना चाहिए, सोचना चाहिए। हमारे घर से कभी ऐसी बहुएं गई नहीं है, तो वो चीज़ें भी थोड़ा माइंड में घर कर गई थी कि यार नहीं, मुझे रोकना पड़ेगा। मयंक भाई, कभी आपके मन में ऐसे थॉट आए शादी के बाद कि यार मतलब थोड़ा मतलब डिसीजन लेके कहीं गलती तो नहीं हुई, यही करके नहीं हुई? बिल्कुल आए हैं, और वो जब आए हैं थोड़ा सा मतलब अब बोलूँ तो जो हमारा रिलीजन फैक्टर है उसी चीज़ को लेके आए हैं कि हमारी इंटर रिलीजन मैरिज उस चीज़ को लेके आए कि शायद नहीं करते तो ज़्यादा खुश रहते। तो कैसे ओवरकम करा? या मैं कहता हूँ नॉर्मल किसी फाइट के बाद भी आपको ऐसा हो कि यार? फाइट के बाद कभी नहीं आता, या देखो मैं तो उसी घर में हूँ, सुबह निकल जाऊंगा शाम को आ जाऊंगा। वो थॉट जाता मुझे लगता है कि लड़कियों को आता है कि हमारी कोई इतनी ज़्यादा बड़ी लड़ाई नहीं हुई है कि हम इस थॉट तक भी पहुंचे कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। इसके मैं आया तो आया हूँ, मेरे कभी ऐसे दिमाग में नहीं आया। मेरा बस कभी आया है तो यही कि मम्मी की और मेरी इसकी कभी रिलीजन के ऊपर कुछ हल्का सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो यार कि मैं तूने क्या कर दिया, लाइफ टाइम में रहेगी ये चीज़। तो अब आपने अपने आप को उसके साथ अब हैबिचुअल कर लिया कि ठीक है, अब हैबिचुअल कर लिया, ठीक है कि दोनों लड़के बीच में मत पड़ो, दोनों लड़के अपने आप ही देख लें, कोई कहीं नहीं जा रहा। अब वो कॉन्फिडेंस मुझे आ चुका कि दोनों ने फैमिली को बहुत अच्छे से अपना लिया है, दोनों ने एक दूसरे को। सो व्हाट मैसेज विल यू गिव टू गाइज जो आपको सुन रहे हैं? क्योंकि लड़के ना ये बड़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं, या मैं फंस चुका हूँ भाई शादी करके कि इधर से बीवी बजा रही है, उधर से मम्मी बजा रही है, ढोल मैं बना पड़ा हूँ बीच में कि अब मैं क्या करूँ। तो क्या करे लड़के उस केस में? क्योंकि ना ऐसा होता है, देखो योर मदर इज अ वुमन जिसने 25 साल आपको बड़ा किया है, इतना प्यार किया। मदर और बेटे का प्यार एक अलग होता है, उनका उतना लगाव है आपके साथ। एंड योर वाइफ इज समवन, अगर आप लव मैरिज में हो तो वो इतने साल तक आपके साथ रही है जितने भी साल आप लोग रहे हो। तो दोनों फीमेल्स के प्यार को आप किसी को भी कम ज्यादा नहीं कर सकते, दे आर वेरी इक्विवेलेंट। तो लड़का क्या करे बीच में जब ऐसा कोई सिचुएशन आए? पहली बात तो ये देखो क्लियर सी चीज़ है कि पहली बात तो आपको एक चीज़ जो मैंने इससे बोली थी कि भाई कभी भी कुछ भी हो जाए, मम्मी ज़्यादा तक बोलेंगी, टोन मार, देखो टोन एक ना बहुत ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा चुभती है। घर में कोई टोन मार देता है किसी भी चीज़ को, आपने कोई काम किया घर वालों ने टोन मार दी, वो बहुत बुरी लगती है उस टाइम पे। तो वही सिंपल सी चीज़ है कि तू भाई मम्मी को जवाब मत दियो, तू मम्मी को कुछ मत बोलियो, मम्मी तुझे बोलेंगी तो गुस्सा मुझ पर निकाल लियो। मम्मी से मैं अपने तरीके से बात कर लूंगा कि मैंने उस औरत को 25 साल से जाना है, मुझे पता है उसको कैसे हैंडल करना है। तू नहीं कर पाएगी उस चीज़ को हैंडल, तुम दोनों करोगे बात बहुत बढ़ेगी, वो अपने को लेके आएगी, तुम अपने को लेके आएगी, फिर वो मर्दों की लड़ाई बन जाएगी, वो बहुत बड़ी बन जाएगी। तो मम्मा को मैं हैंडल कर लूंगा, तू मुझ पर गुस्सा निकाल ले, तू जो बोलेगी वो मैं कर लूंगा। दोनों को आमने सामने। अगर फिर भी कॉन्फ्लिक्ट अगर हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, तो सिंपल सी बात है कि भाई आपको देखो ना, बड़ों के अंदर ना एक चीज होती है कि उनको ना कभी सुनना नहीं है कि हम गलत हैं। पर आप इसको मैं बोल सकता हूँ कि तू गलत है, तू कमरे में जा, अंदर जाके कर लूंगा अंदर जाके प्लीज सॉरी हो गई, वो मम्मी है मान जा। तो वो सिर्फ ना, जब भी हमारी ऐसी लड़ाई वो सिर्फ 2 से 3 मिनट का होता है सिर्फ,
वो आपको लगता है कि बहुत लंबा चल, 2 से 3 मिनट का लेस होता है। अगर वो आप 3 मिनट बस झेल जाओ, उसके बाद कुछ नहीं है, शाम को सब नॉर्मल हो जाता है घर में। बहुत सेंसिबली ये चलाने वाली चीजें लड़कों हाँ, के पार्ट पे कि वो इस चीज का एक ब्रिज बना लें। ब्रिज बना ले कि भाई ठीक है, इसको देखो आप ना अपने को गलत बोल सकते हो, कि पता है जिसको आप मना सकते हो। मम्मी को मैं गलत नहीं बोल पाऊंगा कि ठीक है, वो बाद में उनको समझा दूंगा तो शांत हो जाएगी, मम्मी आपने गलत किया। बट भाई को मैंने जो पर चीज़ देखी मम्मी है, कभी भी, सास कभी भी बहू के सामने नहीं सुनना चाहती कि वो गलत है। बट एग्जैक्टली सेम बहू के साथ भी क्योंकि है। उनको वो भी लगता है कि नहीं उनको चाहती hold उसका निकल जाएगा। हस्बैंड उसको ये बोले कि तू गलत है। एंड ये सामने की लड़ाई है मेरे सामने साथ। की लड़ाई है कि भाई तू मेरा सामने स्टैंड बोला। ले, सामने मम्मी के बोल नहीं मेरी बीवी ठीक है। और नहीं, ऐसा नहीं है, एक बार मैंने स्टैंड लिया भी था कि जब कुछ गलत था कि ये चीज गलत है, आप मुझे बोलो, उससे नहीं बोलोगे, आप मुझे बोलो, ये मेरा फैसला था, आप मुझे गेहूं बोलो। के साथ घुन और पिसता एक है। चीज और है कि अगर जैसे से कोई गलती हुई है, वो तुरंत अपने ऊपर ले जाओ कि मेरे से हुई है। हाँ अच्छा ठीक है, हाँ खुद सामने आ तो जाओ, समझो कि वो मेरे से हुआ है, मेरी गलती है, मैंने बोला था, इसने कुछ नहीं बोला था। अपने को मिलेगा पर वो उसका यार ज्यादा अपने का किसी को बुरा नहीं लगता कि मेरी माँ बचपन में पीटा भी, अब सुना भी लेगी तो क्या फर्क पड़ता है। वो थोड़ी सी ना आपको सेल्फ रिस्पेक्ट साइड रखनी पड़ जाती है कि भाई अगर इसके सामने पीट जाऊंगा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पर इस चीज को खत्म करने के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड कर दो, तुरंत साइड कर दो कि मम्मी ये मैंने किया, मेरे से हुआ। अब जो बोलना मेरे को बोलो, थोड़ा सुनाएंगे, सुन के कमरे में आ जाओ चुपचाप, बात खत्म। बट ये सामने का थोड़ा वो रहता है फील लड़कियों के अंदर साइमा कि यार नमित इसलिए रहता है क्योंकि वो आपके पीछे आई है। वो लड़की सिर्फ आपके पीछे आई है, और आपकी मदर भी अगर आज बच्चे और बाप में चुनना हो, बहुत क्लियर बात बता रही हूँ, तो वो अपने पति को चुनेगी क्योंकि वो उसके पीछे आई है। वो बच्चा छोड़ना नहीं चाहेगी। बट नाउ आपके बच्चे की खुद की एक लाइफ शुरू कर चुके हो आप, और वो लड़की भी वही चाहेगी कि वो अपने पति को नहीं छोड़ सकती। जहाँ जाएगा उसका पति उसके पीछे पीछे वो जाएगी। तो वो चाहेगी कि हर हाल में चूज़ किया जाए तो उसको चूज़ किया जाए। मैं ये नहीं कह रही वो गलत है तो भी चूज़ किया जाए, बट एनी हाउ वो लड़की चाहेगी मेरे को चूज़ करो यार, क्योंकि मैं तुम्हारे पीछे आई हूँ, मैं तुम्हारे लिए आई हूँ। मेरा रिलेशनशिप इस घर से जुड़ा, उस घर वालों से नहीं, मेरे से तेरे से जुड़ा, फिर मुझे रिश्ते मिले हैं। ये रिश्ते जितने भी रिश्ते हैं शादी के बाद, तो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, कैसे भी होनी चाहिए। बस वो वही चाहती है, उससे ज़्यादा वो चाहती नहीं है। वो ये नहीं चाहती तू डिग्रेड कर, डिसरिस्पेक्ट कर, कुछ भी कर, अपने माँ बाप को गलत बोल लड़ाई में। बस वही चाहती है कि प्लीज़ सबके सामने, अकेले में किसने देखा, सबके सामने दो। इस चीज का एक और भी है, जैसे कभी मैंने इसकी साइड ली भी है तो वो कलेश बढ़ाई है, वो कभी कम नहीं हुआ है। तो ये वही है कि ये, और मेरे को लगता है ये स्ट्रगल ना 2-3 साल की होती है इनिशियली। स्टार्टिंग की सिर्फ 2 साल की, कि उन्हें 2 से 2.5 साल, 3 साल, 2 से 3 साल है। उसके बाद क्या है कि अगर ये घर में नहीं होगी ना आज, तो घर वालों को खुद ही कमी लगेगी, फिर आप इस चीज का फायदा खूब उठा सकते हो। लेवरेज है। और उतने में क्या होता है 2-3 साल में वो भी आपके मदर की नेचर को समझ जाएंगी, वो भी उसके साथ जेलअप हो जाएंगी। पता है चलने लग जाता है। मुझे पता चलता है किस टाइम मम्मी का मुंह बना है, चाय बना दूं, सॉर्टेड मम्मी चाय बना दूं। आपको सॉल्यूशंस भी समझ में आ जाते हैं उस वक्त में। पहले सॉल्यूशन समझ आ गए मम्मी, अच्छा ठीक है मम्मी मुझे बता देते आपको अगर ये बात बुरी लग रही है तो मैं अगर प्यार से डील करूँ ना तो मुझे लगता है चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। थोड़ी देर उस चीज का जवाब दे दो, ईगो खत्म कर दो कि यार चल ठीक है यार कोई बात नहीं, मुझे निभानी है इस घर में, इस घर के साथ निभाना है, इट्स ओके। चीज़ें सेम नहीं होंगी पर हम कर सकते हैं सेम, तो हम कर लेते हैं। तो हमने काफ़ी टाइम से, तो मेरी और मेरी सास की तो ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई है। तो अब आते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ रिलेशन, दैट ठीक है आप शादी भी हो गई, रिलेशनशिप था, शादी हो गई, अब बात आई बिकमिंग पेरेंट्स, विच इज एक और डायनामिक चेंज, बिल्कुल ही सेटिंग बदलने वाला हिसाब। लोगों को छोटी चीज लगती है पर बहुत बड़ी चीज आई फील। छोटी नहीं है नहीं, बहुत बड़ी है, राइट? बहुत बड़ी है। एंड अभी तो बेबी के आने से पहले की अगर हम बात करें, तो जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है वो एज अ कपल दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल होता है, बट वुमेन के लिए थोड़ा सा ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, बिकॉज वो उनकी बॉडी पे भी हिट कर रहा है, वो उनके इमोशंस पे भी हिट कर रहा है, वो उनकी वर्क लाइफ, हर चीज़ को इम्पैक्ट डालती है। वो 9 मंथ्स जिसे हम बेसिकली कहें, लास्ट के 5 to 6 मंथ थोड़े ज़्यादा होते हैं। एंड उस वक्त पे विमेन के मूड स्विंग्स भी ज़्यादा होते हैं, क्रेविंग्स भी ज़्यादा होती हैं, हर चीज़ बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है। एंड वही एक ऐसा वक्त होता है जहाँ पे मैंने देखा है कि कपल्स में फ्रिक्शन आ जाता है कि द गाय इज लाइक यार ये चिड़चिड़ी रहने लगी है बहुत ज़्यादा, ये छोटी छोटी बातों पे हर्ट हो जाती है। लड़कियां अक्सर बहुत जल्दी रो देती हैं उस टाइम पे, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हैं उस टाइम पे। जो चीज़ आज फेवरेट है इसकी, वो उस टाइम पे बिल्कुल पसंद नहीं आती कि मैं हटाओ इसे, ये करो, वो मतलब कुछ भी लिया प्यार से, जो चीज़ को पसंद थी वो कोई भी चीज़ आप करोगे प्रेगनेंसी में वो उसको पसंद ही नहीं आएगी, और वो मूड स्विंग ऐसा है। और लड़कों के लिए भी कभी कभी ना अपनी वाइफ को समझना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा कि मैं क्या करूं कि ये बहुत खुश है, लड़की को लगता है कि यार ये इस वक्त मेरे लिए उतना अवेलेबल नहीं है। बट
मेरे और मयंक में प्रेगनेंसी के टाइम में ना ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं। हाँ, मैं वही जानना चाहता, हाउ वाज योर टाइम ड्यूरिंग दैट? इट वाज वेरी गुड, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। मयंक बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। एक ही चीज़ है, देखो प्रेगनेंसी में एक बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूँ बीवी का ख्याल रखने के लिए। डेली बढ़िया हाथ पाँव के तेल से मालिश कर दो। 5 मिनट का काम है, पूरा दिन आप फ्री हो, पूरे दिन जो मर्जी करो, बस आराम से मालिश करो, उसका ख्याल रखो। थोड़ी देर में बस पूछ लो कुछ चाहिए नहीं चाहिए बस। और अवेलेबल तो देखो रहना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि वो आपके लिए ही, आपके आने वाली पीढ़ी के लिए ही आपको कर रही है। सिर्फ पति पत्नी का रिलेशनशिप नहीं होता, वो पूरे घर वालों के साथ टीम एफर्ट है वो Team पूरा। effort बहुत है। घर का रोल बहुत बड़ा है। प्रेगनेंसी में एक्चुअली मैं बता रही हूँ, अगर लड़की को जो ट्रीटमेंट मिलेगा वो पूरी लाइफ लॉन्ग याद रखेगी। प्रेगनेंसी के टाइम में, आफ्टर प्रेगनेंसी में, डिलीवरी के बाद, पोस्टमार्टम जो पीरियड होता है वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, पोस्टमार्टम मेरा आई वाज लाइक, मैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन में थी। डिप्रेशन में मैं थी, मुझे भी नहीं पता था ये बात। हमें भी पता, मैं डॉक्टर के पास ले गया, कुछ तो मैं लग इनको रहा है। समझाया था उन्होंने। एंड एक्चुअली मैं नहीं, शायद depression में घर तो पूरे के दिन हंसते खेलते रहते हैं, ऐसे कैसे? मैं घर की वजह से भी थी, क्योंकि मेरी जो प्रेगनेंसी थी ना, मेरी शादी के 1 महीने बाद ही हो गई थी। मैं घर समझ भी नहीं पाई थी, ससुराल समझ भी नहीं पाई थी, रिश्ता भी समझ नहीं पाई थी, वो शादी हमारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज और मैं 1 महीने बाद बहुत बड़ा प्रेग्नेंट हो शौक गई था। थी। मैंने कहा मेरी इतनी anniversary जल्दी से तो यार पहले। माँ बाप नहीं बनना है। बट यू वर लाइक जी अब तो है, तो उसके है। बाद नहीं, उसके बाद ना इसके पीछे भी एक कहानी है। बट मैंने बोल दिया था मयंक को कि हम ठीक है कंटिन्यू करेंगे, हमने 7 साल वैसे रिलेशनशिप निभा लिया है, तो अब हम अपने बच्चे को हम नहीं कराएंगे, ख़राब नहीं करना हमें। तो वो प्रेगनेंसी और डिलीवरी का जो पीरियड था ना, वो बहुत जल्दी आया मेरे लिए, तो वो वाला थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहा। पोस्टमार्टम डिप्रेशन इसलिए था, जैसे हमने बताया, हमारी शादी बहुत अलग, हिंदू मुस्लिम, बच्चे का नाम, बच्चे का नाम, धर्म, बच्चा बच्चे का ये होना, कैसे चीजें, करना, वो आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा होगा चैलेंज था। एक्सेप्टेंस के लिए। हाँ, उस टाइम समझ नहीं आ रहा था। ऊपर से फिजिकल अपीयरेंस एक लड़की का बिल्कुल बिगड़ जाता है। अगेन अ वेरी बिग चैलेंज फॉर अ वुमन, और स्पेशली एक कंटेंट क्रिएटर जिसको ऐसा हो गया। एग्जैक्टली, फॉर मी इट वाज अ बिग चैलेंज। और मेरे वो दिमाग हमारा में बहुत ही थॉट्स बूम आए। वाला टाइम था इंस्टाग्राम पे, और वो सब चीज एक साथ ही सब कुछ रुक मेरे को गई ऐसा है। लगता है कि यार मैं इतनी मोटी हो गई हूँ और मेरी शादी अभी अभी हुई है, मेरा पति मुझ पे ध्यान नहीं देता। पर ऐसा है नहीं, क्योंकि वो 1-2 महीना जो होता है ना बच्चे होने के बाद, पति को कहते हैं थोड़ा डिस्टेंस रखना है, बट स्टिल ही वाज विद मी, मेरे रूम में ही मम्मी के साथ रहना एंड ऑल। तो मुझे ऐसा लगता है, और ये अपनी लाइफ नॉर्मल जी रहा था, फ्रेंड्स के पास जाना एंड ऑल। मुझे क्या था, बच्चा देखना है, सुसु पॉटी देखनी है एंड ऑल, लाइक पूरे दिन। और मैं उस ट्रॉमा में जाती जा रही हूँ। और ये किसी को पता भी नहीं है हम में से, इसको खुद भी नहीं पता भी नहीं पता मुझे कि मैं क्या करूँ। मैं रोती वो रहती थी साइलेंटली वो चीज अब उसमें स्लिप मैं करे। मिरर में देखती थी और मैं यार, मैं तो बहुत सुंदर बॉडी थी मेरी, क्या हो गया, मैं कैसे। बट मेरे को मेरी सिस्टर इन लॉ छोटी बहुत ही पॉजिटिव बंदी थी वो, उसने मुझे बोला भाभी डिलीवरी हुई है, ऐसे नहीं होता चेंज। तो मेरे और इसके बीच में ना काफ़ी लड़ाइयाँ हो रही थी उस टाइम पे कि यार तू ना ध्यान नहीं देता, तू अपने दोस्तों के पास चला जाता है, मैं पूरे दिन बस बच्चा पैदा करके मैंने बच्चे को ही पाल रही हूँ और कुछ नहीं है, मम्मी देख रही है, मैं क्या करूँ। और ये बहुत उस चीज़ में, उस टाइम में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही थी मैं पोस्टमार्टम। तो मैम डॉक्टर मेरी थी, डॉक्टर गुलियानी, इज़ वेरी गुड, शी इज़ वेरी गुड, शी इज़ फ्रेंड टू मी लाइक। तो उन्होंने मैं को समझाया था कि साइमा पोस्टमार्टम डिप्रेशन में जा रही है और मैं तू ही निकाल सकता है इसको। फिर हमने मम्मी को बताया। फिर अब मम्मी इस चीज़ में बहुत अच्छी हैं कि उन्होंने हमारी बेटी का बिल्कुल माँ की तरह ही ख्याल रखा है और हमें कहीं बहुत जगह फ्री किया। शी इज़ डार्लिंग, मैं भूल नहीं पाती उन्होंने जिस तरीके से मेरा 3 महीने का बेबी था, केयर मम्मी ने किया। कहा था मैं देख लूंगी, तुम जाओ घूमने जाओ। हम कश्मीर भी गए। हम कश्मीर गए, मेरे को तब थोड़ा ऐसा लगा कि अब हम साथ में थोड़ा घूम रहे हैं। मैं अपना छोटा सा बच्चा छोड़ी, बट अगेन सोसाइटी का कि छोटा बच्चा छोड़ के कैसे जा सकते हो। सोशल मीडिया पे इतना हेट मिला कि आपने अपना 4 महीने का बच्चा छोड़ दिया। देखो पता है, सोशल मीडिया में बीइंग एन इन्फ्लुएंसर आई गेस हम तीनों यहाँ पे समझ चुके हैं, आप कुछ भी करो आप सबको खुश नहीं कर सकते। कोई ना कोई तो आपकी किसी ना किसी एक्शन से वो हो जाएगा। आप कितना ही कुछ अच्छा कर लो जिंदगी के अंदर, सारे तो खुश कभी नहीं होने वाले। नहीं हो सकते। मतलब हमारी फैमिली कह रही है कि तू घूम के आओ, बच्चे को हम संभाल लेंगे। क्या मेरे को मेरी माँ है जिसने मुझे पाला, उसके पास छोड़ने में खतरा थोड़ी ना है मेरे को अपने बच्चे को। मेरे को कि तो एक अच्छी माँ नहीं है, मैं ऑलरेडी पोस्टमार्टम डिप्रेशन से जूझ रही हूँ। लिटरली कश्मीर में रोई है, खूब रोई है कि मैंने यार, मैं ऐसा नहीं है, और मैं बस ओवरकम करने की कोशिश कर रही हूँ उस ट्रॉमा से। एंड ऐसा नहीं है कि मैं प्यार नहीं करती, मेरे को लगता है मैं बहुत अच्छी माँ हूँ। अगर एक लड़की सिर्फ माँ का रोल प्ले कर रही है तो लोगों को ये क्यों लगता है कि उसके पास और रोल्स नहीं है यार, उसकी खुद की कोई लाइफ नहीं है, वो अपनी आपको एज अ ह्यूमन बीइंग नहीं देख सकती। मतलब आज वो मायशा हमारी 4 साल की हो चुकी है। अगर आज भी जैसे हम गए, अभी हम बैंकॉक गए थे, उससे पहले हम बाली गए थे, तो आराम से और अपनी दादी के पास रह लेती कि हम भी ऐसे हैं कि हमारे यहाँ पे ज़्यादातर हम दादा दादी के पास ही पलते हैं।
और ये भी ऐसा हो रहा है, वो आज भी 4 साल की होगी, आज भी हमें उस चीज़ के लिए हेट मिलता है कि कैसे हो छोड़ा है अपने बच्चे को। अरे 4 साल का बच्चा बाली में हो, गोवा में, उसे क्या फर्क पड़ता है 3 साल के बच्चे को? वो खुश है घर पे। हम उसे साथ में पूरा टाइम देते हैं, सिर्फ हमने वो 4 दिन नहीं दिए तो हम अच्छे पेरेंट्स नहीं। और वही एक्चुअली आई गेस दिस इज व्हाट ऑडियंस आल्सो नीड्स टू अंडरस्टैंड कि आपको जो ऑन द कैमरा दिख रहा है उसके पीछे एक बिहाइंड द स्टोरी भी है। अगर आपको दोनों लोग घूमते दिख रहे हैं 4 दिन तक, तो उन्होंने पहले प्लानिंग करी होगी कि अगर हमने 4 दिन निकालने हैं तो घर पे बच्चे को ऐसे देखेंगे, हम ये मैनेज करेंगे। टॉयज छोड़ के जाते हैं, उसके लिए खाना छोड़ के जाते हैं, उसके लिए सच में हर एक चीज सोच के जाते हैं। हम वीडियो कॉल्स करते हैं ये देखने के लिए हमारा बच्चा कैसा मैं कह प्यार रहा कर हूँ रहा कि है। मैं तो इतना भी कुछ भी ख्याल नहीं रखता जितनी मेरी माँ रखती है उसका ख्याल बिल्कुल बच्चे। तो देखो वो आज भी बहुत प्यार करती हैं उसको ये समझो, अगर मैं उसको पैदा करने वाली माँ हूँ तो वो उसको पालने वाली माँ है। बिल्कुल। पर आज के टाइम पे ना मैंने एक चीज देखा है सोसाइटी में, लोग ना मतलब न्यूक्लियर फैमिली रुकी हुई है, 2 अब उन्हें शहर में रह रहे हैं, तो उन्हें पता ही नहीं है कि दादा दादी ऐसी भी रखते हैं बच्चों को। उनके क्या पेरेंट्स, बच्चे जाते हैं, मिलते हैं, वापस आ जाते हैं, उनको वो चीज़ प्यार नहीं मिले तो उन्हें लगता है कि दादा दादी नहीं पाल सकते हैं। भाई हमारे यहाँ पाल रहे हैं, दादी तो बहुत अच्छा पालते हैं, बहुत अच्छा पाल रहे हैं। हम सारे जो जनरेशन जो जॉइंट फैमिली से आई है उसने देखा है कि दादा दादी तो कितनी केयर से जो इस जॉइंट फैमिली में नहीं रहा है उसको इस चीज का मतलब पता ही नहीं कि दादा दादी माँ बाप से अच्छा पाल सकते, कि उन्होंने पहले पाल रखा, उन्हें एक्सपीरियंस है। हम तो मैं आयशा को उन्होंने 5 किए हैं, 4 किए हैं, वो एक बच्चा उनके लिए खिलौने के बराबर है, उसको उससे प्यार से पाल सकते हैं उसे। एंड दैट इज फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड, 4 दिन 5 दिन मैक्स 1 हफ्ता। एंड उसके लिए भी आप एक प्रॉपर प्लानिंग करके सेटअप के साथ जा रहे हो कि हर चीज डिसाइडेड एंड प्लान्ड है। अब ये देखो ना, मतलब ऐसा एग्जांपल है कि कोई आप ही की पॉडकास्ट के लिए आके आप ही का सेटअप बुरा बता जाए, या मेरे बच्चे के लिए मुझे पता है क्या अच्छा है, वो सामने वाला मुझे बता रहा है कि नहीं तूने गलत किया अपने बच्चे के साथ। भाई मेरा बच्चा है, वो मेरा खून है, मुझे नहीं पता उसके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है। ट्रू, सो ट्रू, सो ट्रू। एंड आई गेस दैट इज व्हाट लाइक ये एक इन्फ्लुएंसर्स को चैलेंज फेस करना पड़ता है, क्योंकि वो अब एक सेकंड नहीं दिखा सकते। वो ये नहीं दिखा सकते कि मैंने अपने बच्चे के लिए ये किया, ये प्लानिंग करी। उन्होंने दिखाया आज हम घूमने गए, अब क्यों घूमने गए, क्या रीजन था उसका। यही है कि मैं उसको कब सुलाती हूँ, कब उठाती हूँ, कब उसको मैं दवाई दे रही हूँ, कब उसकी वैक्सीनेशन करवा रही हूँ, मैं उसके लिए FDs करा रही हूँ, या मैं उसके फ्यूचर प्लान्स कर रही हूँ, मैं स्कूल के लिए देख रही हूँ। कोई ये एफर्ट्स नहीं देखता कि पेरेंट्स उसका फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं, उसको प्रेजेंट में उसे प्यार दे रहे हैं, उसकी हर डिमांड्स पूरी करें। जस्ट बिकॉज कि हमने अपनी ज़िंदगी के 4 दिन अलग निकाल लिए तो आपने प्यार नहीं दिया। नहीं, वही वो जजमेंट बहुत जल्दी आ जाता है। जजमेंट है हमारे यहाँ बहुत। एंड ठीक है, जजमेंट दुनिया को करना है, करने दो, अब वो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। सो नाउ कमिंग टू कि डेफिनेटली अब बेबी भी हो गया, अब आफ्टर बिकमिंग पेरेंट्स और क्या चेंजेस आते हैं कपल के डायनामिक में। अभी तक ना आप सिर्फ कपल थे, आप रिलेशनशिप में थे, आप कपल थे, आप शादी के बाद भी कपल थे, बट शादी के बाद अब आप कपल नहीं, अब आप माँ बाप बन गए, अब आप पेरेंट्स बन गए। तो क्या डिफरेंस आता है उस पूरी डायनामिक्स का आप लोगों के, जो एक आपस का कनेक्शन होता है, जो लव होता है, जो सब कुछ होता है, व्हाट चेंजेस? यार बच्चा आने के बाद कपल एग्जैक्टली कपल की तरह बिहेव नहीं कर पाता है। इट्स ट्रू, हम लोग पहले कपल की तरह एक बेड शेयर कर पाते थे, अब हमारे बीच में बच्चा आ चुका है। प्रायोरिटी ये है कि हम बच्चे को साइड नहीं सुला सकते। हाँ, कि उसको कोने में छोड़ दिया। नहीं कर सकते। यही है पेरेंट्स की लाइफ, क्योंकि वो हमारे लिए पहला है। हम उसे बहुत प्यार से बीच में रखते हैं ताकि उधर से भी हमारे बच्चे को चोट ना लगे और इधर से भी ना लगे। उसकी कोई भी नीड है तो हम पूरी कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे बीच में जो ये होता है ना कि हम अब कडल नहीं कर पा रहे, हम एक दूसरे को अच्छे से टाइम रात में नहीं दे पा रहे, ये आया। लेकिन जॉइंट फैमिली में ये फायदा था हमारे पास कि हम अपने बच्चे को कभी कभी दादी के पास भी रख सकते हैं, सुला सकते हैं, वो सोती है। तो ये वाले चैलेंजेस, और फिर दिन में क्या है कि पूरी रात के जागे बच्चे को देखा है नॉल, फिर हम बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार मैंने पूरी रात ये किया, मैंने पूरी रात वो किया। तो वो डिस्टेंस रिलेशनशिप में आता है, और उसको मेंटेन रखने के लिए मैं बता रही हूँ, जिम्मेदारी बांटनी पड़ती है। जिम्मेदारी बांट लो। आपको पर्सनल टाइम देने के लिए आप बच्चे को थोड़ी देर अपने दादा दादी को दो, अपने लिए जाओ, जियो, रिलेशनशिप को जिंदा रखना है। तो अब बीइंग अ गाय मयंक, दिस इज टू यू कि अक्सर ना आफ्टर एक बेबी होने के बाद लड़के फिर भी अपने उसी जोन में रहते हैं। लाइक लड़कियों की एक बहुत बड़ी शिकायत होती है कि यार बच्चा अकेले मेरे का नहीं है, तुम्हारा भी है, तुम भी इक्वलेंट उसका शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, सब कुछ करो। एंड गाइज आर लाइक यार तुम मम्मी हो, तुम संभाल लो, सब कुछ तुम कर लो। सो हाउ डिड दैट वर्क विद यू? ये तो आज भी देखो होता है, थोड़ा सा सुबह ही हुआ है, अभी आज भी होता है। देखो स्टार्टिंग में देखो इसमें ना गलती ना आदमी की नहीं है, बच्चे का स्टार्टिंग से लगाव माँ के साथ ज्यादा होता है। जब से उसे ब्रेस्ट फीड कराती है, जब से उसी के साथ उसका लगाव बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। बाप के साथ होता है, बाप जब वो समझता है कि हाँ ये मेरा बाप है, ये मेरा पापा है, तब बच्चे का लगाव होता है। पर इन द एंड अगर आप भी यहाँ पे, अगर मेरा बच्चा होता, वो मेरी ना होकर वो इसकी गोदी में बैठा होता कि मेरे को मम्मी की गोदी में ही जाना है, तो इसमें एक बाप क्या कर सकता है?
मैं एंड ऑफ द डिस्कशन में बोलूंगी, तुम ये कहना चाहते हो कि औरत ने ही बच्चे को अपने काबू में कर रखा है हाँ, ना? मैं भी इसको आज भी मैं इसको ये चीज कहता हूँ। मैंने कहा पहले तूने इसको ज्यादा चिपका कर रखा, जब मैं मांगता हूँ तो नहीं मुझे दे दो। अब वो इतनी बड़ी हो गई कि अब पापा की गोदी कैसे आएगी वो? नो, इट्स नॉट लाइक दैट, ओके, इट्स नॉट लाइक दैट। मैं बताती हूँ, जिम्मेदारियां हम औरतें ज्यादा लेने की कोशिश भी करती हैं और शायद हमारे पास हैं भी, बट हम जब आदमी को देते हैं तो ये क्या करते हैं, अच्छा डायपर देना है, कहाँ रखा है, वहां रखा है, अच्छा ठीक है लेके कौन सा वाला लाऊं, भाई तू रहन दे, तेरे से तो 4 साल बचेगा, मैं खुद आके ले देखो लूंगी। मुझे मेरी अलमीरा का पता है, अब उसकी अलमीरा पूरे दिन ये सेट करती है, मुझे कैसे पता चलेगा? ये तो मुझे मौका दे करने का कि भाई आज तुम करो। अगर मैं करने के भी जाऊंगा तो कहती हटो यार तुम लेट कर रहे हो, मेरे को करने दो। वो मुझे कभी मौका दिया नहीं है, और फिर आप शिकायत करोगे तो उसके लिए तो तुम फिर गलत कर रहे हो। या तो मौका दो शिकायत करने का, फिर ये वो विशियस सर्कल है कि हाँ, सर्कल है, ये चीज कभी खत्म नहीं हो सकती है। एट द एंड वो एक बीच में थोड़ा बहुत ब्रिज बनाना पड़ेगा कि ये चीजें तो ऐसे ही चलेंगी बाकी भाई। एक चीज मैं क्लियर कहना चाहता हूं सबको कि अगर आपको शादी में डिफरेंसेस हैं, कभी बेबी मत करना, क्योंकि बेबी एक ऐसी चीज है, मैं नहीं चाहता कि उसके बाद ना बहुत स्ट्रगल हो जाता है कि आप चाह के भी अलग नहीं हो सकते, या तो आप बेबी की लाइफ खराब करोगे। माँ बाप बहुत जरूरी है बच्चे के लिए। हाँ, और अगर आप बेबी के बाद ये सोचते हो कि अलग हो जाएं तो आप कहीं ना कहीं बच्चे की जिंदगी भी खराब कर रहे हो। आज अगर हमारे बीच में लड़ाई भी होती है ना, अगर कभी होती भी लड़ाई, तो मतलब मुझे नहीं लगता कि यार कुछ हो भी क्या गलत, कुछ हो भी आपको गलत लग रहा है, उस बच्चे की शक्ल देख लो, आपको सब सही लगेगा यार इसके पास तो रहना ही है। हम अपनी पर्सनल चॉइसेस में हम बच्चे की लाइफ सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। दैट बिकम्स अ ग्लू, आई वुड से, आप लोगों के रिलेशनशिप का। वो बच्चा वो अब ग्लू तो का हाँ, रोल प्ले glue है। करता है जो क्योंकि मम्मी उसे पापा दोनों को चाहिए। उसे पूछो तुम किससे प्यार करती हो मायशा? पापा से। मम्मा चाहिए? बिल्कुल चाहिए, मम्मा से भी करती हूँ। किससे? दोनों से करती हूँ। तो समझ आ रहा है कि उसे जो दोनों चाहिए। हम लड़ाई करके सिंगल पेरेंटिंग बहुत मुश्किल है, टफ है, पर सच में जो भी सिंगल पेरेंट है मैं तो सैल्यूट करती हूँ। इट्स नॉट इजी। कितना बड़ा चैलेंज, मतलब बहुत बड़ा प्ले कर रहे हैं दोनों माँ बाप बनने का। हम दो अब मतलब माँ बाप भी ना पूरा रोल प्ले नहीं कर सकते वो सिंगल पेरेंट में, तो वो बिल्कुल नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। मोस्टली जो है वो फीमेल ही होती है जो सिंगल पेरेंट होती है, क्योंकि बच्चे का बॉन्ड, अगेन मैंने बोला कि वो मदर ज्यादा प्ले करती है, बच्चा स्ट्रांगली जुड़ा है, तो मदर के लिए बहुत मुश्किल है सिंगल पेरेंट बनके। बाप बहुत जरूरी है। आज वो 4 साल का बच्चा है, वो इससे इतना नहीं डरता जितना वो मुझसे डरेगा अगर मैं उसे आगे दिखा दूंगा कुछ गलत कर रहा है तो। बाप का होना बहुत जरूरी है, दोनों का होना जरूरी है। हाँ, मतलब माँ का जरूरी है, मतलब बाप का भी होना जरूरी है। ये लगाना मैं भूल गया, बाप का होना भी जरूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों लोग मिलकर। अगर आप भी देखो, मैं भी देखूंगा कि एक टाइम ऐसा आता है 14-15 ईयर्स का, जब मैं माँ से बहस कर सकता हूँ, पर बाप से मैं आज भी नहीं कर सकता हूँ। मुझे डर लगता है कि पापा तो लगा देंगे मेरे, पर मैं मम्मी से आज खुल के, क्या मैं वो 14-15 का फेज आता है 1 साल का जिसमें आप बहस कर सकते हो, पर आप बाप से नहीं कर सकते। उस टाइम में बाप काम आता है। हाँ, वो कई चीजों पे आपको रोक लेगा जो गलत होंगी, जहाँ पे यूजुअली मम्मी को आज भी जो भी है वो आज भी अपनी मम्मी से खुल के बात कर सकते हैं। पापा से पर आज भी डर लगेगा यार कुछ। हमने रिलेशनशिप के बारे में पहले मम्मी को ही तो बताया, पापा को कौन बताया? एग्जैक्टली, पापा एक शेड की तरह होते हैं ना, बहुत होते हैं। बट आई गेस दोनों फिगर्स का अपना अपना रोल है और अपना अपना रेलेवेंस है इस चीज के अंदर। चलो सो गाइज, यहाँ तो ये पता चल गया। अब आते हैं एक बहुत फन सेगमेंट में हमारे इस पॉडकास्ट के, दैट यू बोथ नो ईच अदर फ्रॉम 11 ईयर्स नाउ, ऑलमोस्ट 11-12 ईयर्स हो चुके हैं, आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, बहुत लंबा फेज है ये। तो आप ना एक छोटी सी गेम खेलते हैं, इट विल बी अ क्वेश्चन आंसर राउंड। मैं मयंक से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा साइमा के बारे में, एंड साइमा से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा मयंक के बारे में, जस्ट टू सी हाउ गुड यू नो ईच अदर। अब तो यार आप पेरेंट्स भी बन चुके हो, सब कुछ हो चुका है, तो आई गेस ऑलरेडी आप दोनों एक दूसरे को ट्रांसपेरेंटली कंप्लीटली जानते होगे, बट स्टिल चलो। हमने कभी ये गेम नहीं खेला है, कभी हमने एक दूसरे की ना सोचा अब देखते कैसा जाता है गेम, पर हमने कभी ऐसे पसंद के बारे में सोचा भी नहीं है। जो इसने किया वो पसंद है, जो मैंने किया वो पसंद, हमारा ऐसा है स्टार्टिंग से। एक दूसरे को एक दूसरे की पसंद का कितना पता है वो देखते हैं। ये देखते हैं चलो। So, चलो भाई स्टार्ट करते हैं रैपिड फायर राउंड। मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा साइमा से अबाउट मयंक, एंड फिर कुछ क्वेश्चंस मयंक से पूछूंगा अबाउट साइमा। पता चलेगा कि कौन किसको बेटर जानता है अभी तक, ठीक है? ओके, स्टार्टिंग विद साइमा, एंड मयंक के लिए हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। फेवरेट कलर ऑफ मयंक? ब्लैक। इतना भाई? हाँ जी भाई, ब्लैक। ब्लैक, चलो ठीक है। तुक्का मारा, उड़ता तीर छोड़ा, सही। वो हर लड़के को पसंद होता है ब्लैक। हर लड़के को पसंद होता है। मयंक का फेवरेट फ्रूट? ही लव एप्पल। चलो सही। मयंक का बचपन का निकनेम? अंशु। राइट। मयंक की ड्रीम कार? अरे वो कौन सी है? बहुत महंगी है, मुझे नहीं पता। ऑप्शन मयंक बता दे, मुझे नाम नहीं पता, मुझे कारों का इतना नाम नहीं पता, बट इसने मुझे बताया हुआ है। बट अभी इसको फॉर्च्यूनर एंड वो
मर्सिडीज थी, वो कौन सी गाड़ी जो गई थी अभी तुम कह रहे थे मुझे लेने? मेरी जो ड्रीम कार है वो मस्टैंग है। मस्टैंग, हाँ। मयंक का फेवरेट एनिमल? एनिमल? कोई भी एनिमल जो उनको पसंद हो। डॉग्स। डॉग कभी पाला है? हाँ, घर में है। हमारे मयंक किसी एक चीज से सबसे ज्यादा डरता है? शार्क। अंडर वाटर शार्क, अंडर वाटर शार्क, हाँ। मतलब रेप्टाइल्स। उसे ऐसा लगता है कि शार्क आ जाएगा अगर वो बच्चों ने पानी बहुत में ही हो, मूवीज देखी हैं। तो शार्क से। मयंक की करंट बॉलीवुड क्रश, एनी फीमेल एक्ट्रेस जो मयंक को बहुत पसंद हो? कोई नहीं। भाई इतने सीधे हैं ना अपने, इतने ग्रीन फॉरेस्ट है। एक मुझे बहुत पहले कभी था कि एक हीरोइन अच्छी लगती थी, और अब वो उसकी वाइफ आशिला है, क्या? अब तो नाम भी भूल गया, इतना पुराना रितेश देशमुख की वाइफ। वाइफ का नाम क्या? हाँ, हाँ, वो जेनेलिया। कहता था उसकी शादी नहीं होनी चाहिए, ये मुझे पता है, टाइम बट पे- उस ऐसा टाइम पे कोई अच्छी अभी लगती है। क्रश। वो भी बहुत क्यूट कपल है, जेनेलिया एंड रितेश। आई लव देम यार, वेरी क्यूट कपल। मयंक की फेवरेट बॉलीवुड मूवी? मयंक तो कार्टून ज्यादा बिलीव करता है। मयंक कौन movies सा है। फेवरेट कार्टून है मयंक का? बहुत सारे हैं, वो किसी को भी देखता है, तारक मेहता का भी देख लेता है और ये कार्टून्स भी देखता रहता है, तो ये ड्रैगन बॉल जी, हाँ, ऐसा सब कुछ देखता है। हमारे टाइम वाले कार्टून है वो हाँ। वाले, पोकेमोन, पोकेमोन, ड्रैगन बॉल जी, बेबलेट, डिजिमोन, ये सारे मैं आज भी देखता हूँ। ये आज भी देखता है, उसी बचपन में जी उस टाइम में एक बड़ा अच्छा वो शो आता था, तकेशीज तकेशी कासल। कास्टल्स, दैट वाज सो अमेजिंग यार, तकेशीज कासल। आजकल के बच्चों को नहीं नहीं है, पता, नहीं समझ मतलब आई कार्टून फील नेटवर्क खत्म हो कार्टून गया। नेटवर्क जब खत्म हो खत्म हुआ गया। ना, आई फेल्ट कि यार एंड ऑफ एन एरा यार। हाँ। मतलब हमारा पूरा बचपन कार्टून नेटवर्क हमारे था। स्कूल में वो 1 घंटे का हमें मूवी दिखाई जाती है, टॉम एंड जेरी। हाँ, टॉम एंड वो जेरी सोचो की, आज के हाँ, लोगों हाँ। को वो बकवास लगती है। हमारे बच्चों को पता टॉम एंड ही जेरी। हाँ, ये जो चाइल्डहुड था ना, द किड्स दीज डेज आर मिसिंग। वो पफ गर्ल्स आते थे, पावर रेंजर्स, पता क्या क्या आता था? पॉपाई द सुबह न्यूज़पेपर में ऐड आती थी जिसमें कॉलम होता था कि आज टाइम से ऐसे ऐसे कार्टून आने वाले हैं। और आपको याद होगा वो बीच में ना चीटोस के अंदर टैजो निकलते थे उसके। उस चीटोस के लिए, और चीटोस ने खाया कि टैजोस टैजो रखे हैं, इकट्ठे- चीटोस खाने नहीं है मुझे, वो टैजोस चाहिए। और ये होता था वो टैजो इकट्ठे करने आज हैं। चीटोस है ही नहीं मार्केट में। मार्केट में चीटोस अब बल्कि इंपोर्ट होने लग गए हैं, लोग इंपोर्टेड 500-600 रुपए का एक चीटोस आते जो हमने ऐसे ही फेंके हुए फेंके, टैजो के मतलब चक्कर में कि हम टैजो टैजो चक्कर इकट्ठे में। करते थे। आई फील दैट वाज द रिच Rich। चाइल्डहुड। मतलब उस टाइम पे एक वो भी आता था, करेज द कावर्डली डॉग होता था, आज भी आता है वो। एंड दैट वाज द बेस्ट। आई वुड से सुबह Best। स्कूल बहुत जाना best। होता था तो वो मैड आता वो था हॉरर सुबह कार्टून में आता था, सुबह। करेज एंड कावर्डली डॉग्स हॉरर कार्टून में आता था। हाँ, करेज द कावर्डली बहुत डॉग अच्छा। हॉरर Horror, कार्टून horror, होता horror। था। एंड उस टाइम पे सोनपरी आता सोन पर आता था। था, वो आता था, वो बूम पेंसिल बूम वाला आता था, शाकालाका बूम बूम। सोन इट वाज माय पर ड्रीम, लाइक मैं तो ऐसा सोचती थी मेरे को वो सोनपरी। पेंसिल मिल जाए। आलतू जलालतू आई बोला गोटालू, बहुत कुछ आता हाँ, था। बहुत इतु सारी। बितु जिम्बदुदा, एक वो शरारत आता था। शरारत आता था। तो दैट आई फील कितना ही हम ओटीटी को वो कर लेना, इट कैन नेवर Never। बीट दैट 90s जो टीवी का जोन होता था, हाँ। जब हम पूरी एड भी देखते थे इस पेशेंस में कि यार हम वो भी है। भी आगे आएगा सारे ad के ads बाद। मतलब देखते थे। एड में मम्मी ने कुछ काम बोला तो एड का वेट करते हैं, मम्मी इस एड में भाग के जाएंगे, स्पीड से वापस आना, स्पीड कुछ से आइए निकलना नहीं देखने के चाहिए। लिए। हाँ। आजकल मतलब डेफिनेटली हमें बहुत सारी चीजों का एक्सेस मिल गया है, बट वो जो ओल्ड स्कूल चीजें थी ना, इट कैन आई एम नेवर। ओल्ड स्कूल यार। प्रे करते थे कि लाइट नहीं जानी चाहिए, कि हाँ, cartoon इस बंद हो टाइम पे जाएगा। लाइट ना चली जाए या वो ना हो जाए, तो ये अब जो छोटा भीम वगैरह आ गया, दे कैन नेवर कम्पीट बिल्कुल टू नहीं, दैट। बिल्कुल भी नहीं। कोको मेलन वगैरह आजकल बच्चों हाँ, में अब तो आता है, कोकोमेलन, हाँ। तो वो नहीं कर सकता नहीं बीट कर उसको सकते, जो हम बिल्कुल नहीं लोगों कर ने सकते। देखा। आज हातिम भी- आता था। मैं कह रहा हूँ आज भी आप नारुतो और बेबलेट देख लो, इतने मतलब अगर ध्यान से देखो बहुत सेंसिबल कार्टून है, बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलता है उसमें। पोकेमॉन, दैट वाज सच अ मैच्योर शो। आई फील पोकेमॉन इतनी नॉलेज होती थी हर पोकेमॉन का, इसका विकसित वर्जन क्या होगा, इसका क्या होगा, विकसित वर्जन मेमोरी होगा। मेरे को लगता है आधे से आज ज्यादा भी- हमारी वहीं पे डेवलप हो जाती थी, क्योंकि याद रहता था। सब कुछ याद रहता है, सारे वो कम से कम 500 पोकेमॉन सबके नाम याद हो जाते हैं। हाँ, इसकी पावर्स क्या power क्या क्या है, इसका विकसित वर्जन क्या है। यहाँ तक कि कार्ड्स में भी याद होते थे कि इस कार्ड की पावर ज्यादा होगी, ये वाला कार्ड आखिरी में डालेंगे। हाँ, चार्लिजार्ड कौन चार्लिजार्ड। सा है, और ये सारे तो आई गेस उस टाइम पे ना वो चीजें बच्चों की मेमोरी बड़ी अच्छी मैं कर उस देती चीज से कभी ओवरकम नहीं कर सकता, मैं आज भी उसी फेज में जीना चाह रहा हूँ। एंड दैट इज सो अमेजिंग। मतलब कि हमने वो जो बचपन आई फील रिच वाला जिया है ना, वो आजकल के बच्चे बच्चों तो को है। तो बिल्कुल नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन टू साइमा। मयंक का फेवरेट डेजर्ट, मीठे में मयंक को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? कुछ तो होगा जो बहुत पसंद होगा मयंक को। हाँ है तो, पर ये तो सब खा लेता है ऐसा, गाजर का यही हलवा होता है कहीं शादी के बाद की सब हो जाता है। क्या होता है, क्या पसंद है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से गाजर का हलवा खा लेता है ये। मूंग दाल खा लूंगा। मूंग दाल का हलवा। ठीक है, तो शादियों में क्यों नहीं खाते? Not even the widest guess. मयंक की ड्रीम डेस्टिनेशन जहां वो जाना चाहता है अभी सबसे ज्यादा। ड्रीम डेस्टिनेशन, मयंक लद्दाख जाना चाहता है।
लास वेगास। अरे यार तुम लद्दाख 3 साल से बोल रहे हो मैं यार। कभी भी कर सकता हूँ वो। वेगस ड्रीम की बचपन से, एम्स्टर्डम एंड लास वेगास, ये 2 मेरे ड्रीम डेस्टिनेशन है। इसके बाद हाँ, है कि लेकिन हाँ, मैंने सब लद्दाख घूम लिया। बहुत सुना है और मैं चाहती हूँ मैं इसके साथ लद्दाख जाऊँ, तो हमारी बात उस पर होती है। मयंक अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा किसी एक पर्सन से कनेक्टेड है, जिससे सबसे ज्यादा अटैच्ड? अपने फादर से। अच्छा चलो, ये लास्ट क्वेश्चन था लिस्ट में, बट इसका आंसर ऑलरेडी मिल चुका है कि मयंक की कितनी एक्सेस थी। दैट वाज 0। No. नो एक्सेस। चलो अब कुछ क्वेश्चंस मयंक से अबाउट साइमा। अब लग रहा है सब यार। बोल चुका हूँ। साइमा का फेवरेट हैंडबैग ब्रांड? हैंडबैग में अभी फिलहाल के लिए इस मतलब वैसे तो बहुत सारी हैं, पर इसको लेना है। YSL भी है, डियोर भी है उसमें। ओह ओके, चलो कोई एक वेजिटेबल जो साइमा हेट करती है, जो बिल्कुल नहीं खाना पसंद करेगी? ये तो टफ पूछ लिया इस बेचारे से। तो खुद ही बना के खा लेती हूँ, मुझे पता नहीं चलता। या मैंने बनाया हो तो मुझे पता भी हो कि यार ये चीज़ नहीं डालनी है। वैसे सब तो खा लेते हो। एक चीज है पर सब्जी नहीं है, बट है। क्या नहीं पसंद खाने में ऐसा? सच में ऐसा आइडिया तो वो ऐसे नहीं पता होगा। क्या, व्हाट इज दैट? आई डोंट लाइक बेसन की सब्जी। वो बनती भी नहीं है हमारे घर में, तो कभी ट्राई एक्सक्यूज मी, वही तो बनती है हमारे कब घर बनी में। आपकी बात? मम्मी बनाती नहीं है बेसन की सब्जी। मुझे पता भी नहीं था। देखो ये लड़के इतने सीधे होते हैं, हमें पता ही नहीं घर में बनता क्या, बनता खा क्या? लेते हैं जो मिलता है, रोटी खा लेते हैं। रोटी मिल जाए वो भी खा लेते इनको हैं। पहली बार पता चला हमारे घर में बेसन की सब्जी भी बनती है। मैंने अच्छा कभी खाई नहीं। तुमने नहीं खाई यार। देखो, मेरे को पता इज नहीं, वेरी 500 चूजी। लगे। कुछ ये बहुत कम सब्जियां खाता है, इसलिए से नहीं पता। मुझे जो मिल जाता है मैं चुपचाप वही खा लेता हूँ। ओके। साइमा का फेवरेट कलर? फेवरेट कलर रेड होगा। रेड होगा। अब वो लड़कियों का एक कलर नहीं होता। अब इसकी ना एक स्टोरी है। 2017 में इसने ना मुझे बोला एक लिपस्टिक लाने को। वो नाम मेरे को आज तक याद है, फ्लेमिंग फूशिया। मुझे नहीं पता वो कैसा दिखता है। इसने बोला मैं मुझे फ्लेमिंग फूशिया कलर की लिपस्टिक चाहिए, और उसने एक ब्रांड बता दी। कौन सी थी? मेबलिन का Maybelline की फ्लेम Flame फूशिया Fuchsia। लिपस्टिक था वो। लिटरली मैंने अपने भाई को, मेरे बुआ का लड़का है, उसको फ्रेंड्स को बोला यार एक टास्क मिला है, करना है किसी भी हाल में, मैं नहीं छोड़ सकता। वो मैंने पूरी दिल्ली ढूंढी है लिपस्टिक, तब जाके वो मुझे जे ब्लॉक की मार्केट में मिली। कम से कम मेरे को 12-13 घंटे हो चुके थे ढूंढते हुए। लाजपत नगर मॉल, हर जगह मेबलिन स्टोर में चला गया, नहीं पता चल रहा। लाजपत जे ब्लॉक में मेकअप का एक छोटा स्टोर है, वहां जाके मिल गया फ्लिम खुशिया। वो मैंने देखा ये रेड है भाई, लाल रंग बोल रहे। ब्लू अंडरटोन में पिंक मतलब हाँ, लिपस्टिक वो थी तो वो। पिंक सी, मतलब रेड, उनके टोन्स इतने बटे हुए, मैं रेड बोल दूंगा वो कुछ अलग नाउ से नाम सी निकालेगी। दिस कि शादी नहीं हुई होती, एफर्ट्स देखो। एंड नाउ अगर मैं बोलूँ यार कॉफी पीन, 3 दिन से इस बंदे ने मुझे बोला लेके चलूंगा रात में कॉफी ले। एफर्ट्स का प्रॉब्लम है। एडजस्टमेंट किसको करनी है? लड़की को। अगर लड़की ना करे तो ब्रेकअप तो कंफर्म है। तो ये फेवरेट कलर यार ब्लैक आई गेस। या इट्स ब्लैक, नाउ इट्स ब्लैक। सी ब्लैक पता रहेगा ना? अब याद रहेगा। ब्लैक एंड रेड भी, चलो ठीक है, मान लिया मैंने आपकी बात। पहली बार तो रेड में देखा था ना मैंने, ऑरेंज से रेड से मिलते जुलते में। साइमा का फेवरेट बॉलीवुड एक्टर? ऐसा कुछ नहीं है, पर कभी स्कूल टाइम में तो क्रश शाहिद कपूर था। पता है क्यों बोला इसने ऐसा? अभी रास्ते में गाड़ी में मैंने इसे बताया है। फोटो काट के अपनी बुक्स में रखती थी बचपन में। मैंने इसे जस्ट बताया गाड़ी में कि मेरे को शाहिद कपूर इतना पसंद गाना था। आया कौन सी तो मूवी सुनो। सबसे ज्यादा पसंद आने लगा था शायद? जब I वी think- मेट? नहीं इश्क विश्क उससे पहले, जब वो बहुत ही चॉकलेटी एरा उसका स्टार्ट ही हुआ था। आई थिंक इश्क विश्क। हाँ और हमें बहुत बाद में पता चला कि हमारे स्कूल्स की वॉल्स चिपकी हुई थी। चिपकी हुई हैं। ये बात हमें मिलने के बाद पता बहुत चली बाद कि में हम कि दोनों यार एक हम ही इतने साल साथ में रहे हैं, हम इतने 2-3 पास साल थे। एक साथ एक जगह पे रहते थे, बट हम मिले बहुत बाद में। ये यूनिवर्स का वो होता है कि उसको जब मिलाना है तभी मिलाना है, वो तभी मिलाएगा। आपकी कोई एक ऐसी हैबिट जो साइमा को बिल्कुल पसंद नहीं है, शी हेट्स द मोस्ट इन यू? बहुत सारी है बेचारे। ऐसे तो बहुत सारी है, पर सबसे बड़ी जिसके लिए सबसे ज्यादा सुनते हो? सबसे ज्यादा पड़े रहने को, घर में पड़ा ही है बिल्कुल ही, आलस की तरह पड़ा है। आलस इज द बिगेस्ट थिंग जिसके लिए आप आलस। सबसे ज्यादा इरिटेट होते हो। ट्रू। इसके अलावा भी कुछ और चीजें भी हैं, बट हाँ वो बहुत लिस्ट बहुत लिस्ट तो लंबी हो बहुत जाएगी। बड़ी है, लिस्ट तो बहुत बड़ी। सबसे बड़ा ये है जिसके लिए मैं दिल्ली सुनता हूँ। साइमा की कोई एक फॉरेन ड्रीम डेस्टिनेशन जो कवर करना चाहती है? बहुत अच्छे से बताया इसे। अभी तो बहुत है, पर अभी फिलहाल जापान है। ट्रू। चेरी ब्लॉसम्स आने वाले हाँ, हैं। हाँ, है ना?
है प्लान जाने का भी, कोई चेरी ब्लॉसम कवर करने का? हाँ भी, हाँ शायद, लेकिन हम थोड़ा किसी और के साथ भी देखते हैं तो हम उनका प्रेफरेंस भी रख लेते हैं, बट कभी अकेले हुआ मौका तो हम पहले वही जाएंगे। पता है क्या, अब हमने अपना पूरा दिन में हम इतना टाइम स्पेंड करते हैं, इतना टाइम स्पेंड करते हैं साथ में कि हम पूरे दिन साथ में, तो हमारा वर्क एक है, ऑफिस एक है, स्टूडियो एक है, काम एक है। अब कहीं घूमने भी जाते हैं, अब कपल घूमने जाता है अपने टाइम के लिए। हाँ, वो ऑलरेडी इतना मिल जाता है। क्या हमें नहीं चाहिए? अभी लास्ट हमारी यूनिवर्सिटी थी 26 नवंबर को, हमने सोचा इस बार ना दोनों अकेले चल गए, शाम फिफ्थ है तो अकेले करेंगे। बाहर चलते हैं, बना के आते हैं। हम एक गए कैफे में गए, क्लब में गए, वहां बैठे, हमने ऑर्डर किया, आया, खाया। अब हम दूसरे कपल को देख रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं, हम क्या बात कर रहे हैं, हम अभी 15 मिनट पहले अकेले बात ही कर रहे थे। वो 15 मिनट में लंच खत्म, हमारा डिनर खत्म हो गया, अभी एनिवर्सरी में टाइम है 8 घंटा। हमने गाड़ी छड़ के वापस घर आ गए, घर वालों के साथ बनाएंगे। तो वही चीज है कि हमें ना सामने वाले को, दूसरे कपल को भी लेना पड़ता है कि साथ में जिसके साथ मस्ती कर सकें। You need more people तो to पूरे दिन enjoy. एक दूसरे को जान रहे हैं, अब नए बंदे के साथ जाएंगे, नई बातें करेंगे, कुछ मजा भी आएगा उस जगह पे, इसलिए। साइमा का फेवरेट डेजर्ट, उसको मीठे में सबसे ज्यादा क्या पसंद है साइमा को? मिठाई कहाँ खाती है इतना ये? मीठा बहुत कम खाती है। पसंद है, बहुत पसंद है। गुलाब जामुन? गुलाब जामुन नहीं। मुझे, अरे नहीं, बेसन का लड्डू। हाँ, बेसन लड्डू क्योंकि मैं लेके गया था शादी से पहले एक बार, बेसन लड्डू। पर बदल गई है यार चीजें, कब तक सेम रखूंगी? पर but जो हाँ, चीज मुझे स्टार्टिंग में पसंद थी वो बदल रही है, तो इसमें मेरी तो गलती नहीं है ना। फाइनल क्वेश्चन, आपकी क्या कोई एक ऐसी चीज करने से साइमा का गुस्सा 1 सेकंड में शांत हो जाएगा? एनी वन थिंग विच यू डू, जो आपको पता है अगर ये करा, कितने गुस्से में क्यों ना हो, साइमा शांत हो जाएगी? गिफ्ट। हाँ, कोई अच्छा सा इसकी लिस्ट में से गिफ्ट दे दो। नहीं, साइमा सेज इट इज रॉन्ग। नो, सॉरी बोल देना। ट्रू, लेकिन वो अपॉलॉजी लगनी चाहिए। वो कि देखो, तुमने अपॉलॉजी feel लगनी चाहिए, पर उसके बाद भी गिफ्ट चाहिए होता है कि तुमने हट गया, वो गिफ्ट तो चाहिए। बात अलग है, पर गिफ्ट से नहीं मानना मैंने भाई। मैंने अपॉलॉजी, लेकिन वो अपॉलॉजी भी ऐसी होनी चाहिए कि जितना तुमने मेरा टेम्पर हाई किया है वो काम कर पाओ। तुम उन बातों से मुझे सॉरी काम नहीं करेगी। सॉरी नहीं, सॉरी, हाँ सॉरी मेरे लिए काम नहीं करेगी, क्योंकि मैं उस फेज से निकल चुकी हूँ। अब मेरे वैसे को बहुत, चाय बना के ला दो तो शायद कुछ एफर्ट्स दे दो, कुछ ऐसे मैंने एक्शंस आज कर तक दो। चाय कभी टेस्ट भी नहीं की है, पर मैंने इसके लिए बनानी सीख रखी है। सही बनाते हैं? हाँ, अच्छी बनाता है। बहुत अच्छी बनाता हूँ, कभी मैंने टेस्ट भी नहीं की खुद। वाह, ये होता है ना, बिना टेस्ट करे अच्छी बनाकर पिला दिया। चलो, अब एक और छोटा सा राउंड है जहां पे हम ये दोनों, आई विल आस्क अ क्वेश्चन एंड आप दोनों में से ये बताना है कि कौन वो चीज करता है, ठीक है? हु सेज सॉरी फर्स्ट? Sometimes me ना। Sometimes, but ज्यादातर। अभी अब मेरे को लगता है अब मैं करने लगी हूँ। But वैसे कुछ दिनों ये की बात बताइए वैसे। ये कुछ दिनों की बात। हु सेड आई लव यू फर्स्ट? बट फीलिंग्स आपको हाँ, पहले आई फीलिंग्स को आदमी जाहिर अच्छा, कर, अभी- आदमी की गलती है, उसको जाहिर करना नहीं आता है। वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, एक्सप्रेस नहीं वो कर शब्द पाता। नहीं दे पाता। सो वो आदमी सिर्फ एक्सप्रेशन हाँ, के उसमें रहता है। आदमी हमेशा ये चाहता है कि औरत उसे फील करे, उसके एक्शन से। वो बोल नहीं पाएगा, पर वर्ड्स कम पड़ जाते हैं। कम पड़ जाता है। हु क्राइज मोर? साइमा। हु स्पेंड्स मोर? पैसा। हाँ। अरे यही खर्चती है भाई। कौन ज्यादा एडजस्टिंग है दोनों में? शादी से पहले मैं था, शादी के बाद ये है डिसीजन। ओके। कौन ज्यादा केयरिंग है दोनों में से? मैं दोनों ही है। दोनों ही हैं, मतलब इस चीज की तो लड़ाई है। दोनों में से कौन ज्यादा कंट्रोलिंग है? ये तुम हो यार, ये मैं क्या control कंट्रोल करती हूँ? तुम्हें मेरे कंट्रोल में हो ही नहीं तुम। मैंने क्या कंट्रोल किया? वो कह रहे सारा कंट्रोल 5-1 का इंसान 6-7 को कंट्रोल कर रहा सच में। है। यही तो है, घर मम्मी यही तो कह रही है। वो 5-1 की को कंट्रोल कर रही वही है ना कि कर लो जो मर्जी कर लो, चलो तो 5 फुट की चारे पी है। हाँ। हु शॉप्स मोर? शॉपिंग कौन ज्यादा? वो तो डेफिनेटली अगर है यही, कोई विदाउट अ डाउट। हाँ, पर इसकी जो शॉपिंग है पूरे साल की, वो मैं एक बार में कर लेता हूँ। कभी मूड है तो चलो, कभी बाइक ले ली तो कभी गाड़ी, कभी कुछ ऐसा कुछ कर लिया तो वो बराबर कर देता हूँ मैं। वैसे हु वेक्स अप फर्स्ट इन द मॉर्निंग? मी ऑब्वियसली। मैं ज्यादातर एक सेकेंड, मायशा के लिए पहले मैं उठती हूँ। आज की बात नहीं पूछ रहे, वो इन जनरल पूछ रहे। मैं जिम जाता हूँ, मैं अरे मायशा के लिए 7:30 में उठती हूँ, 8 बजे जिम तुम 6 बजे उठते हो। चलाता हूँ। अब फिर लड़ाई होगी हमारी। मानो 50-50 नहीं, है। इट्स लाइक मैं Situation मायशा के ऊपर के depend लिए करता है। मोस्टली मुझे 7 o'clock उठना पड़ता है, ये हाफ एन आवर के बाद उठता है। अगर नहीं जाना जिम तो अगर जिम जाने तो आप जल्दी उठ जाओगे उस दिन। हु फॉरगेट्स इंपॉर्टेंट डेट्स?
हाँ, डेट के मामले में तो देखो वो तो भाई हाथ पे लेकर चल रहे हैं डेट्स। नहीं तो मैं बोलूँगी कौन ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड है? वेरी क्लियर एंड स्ट्रेट, गिल्टी एज चार्ज, सीधा ही। हु इज मोर मैच्योर? मी। मैं बिल्कुल ही भी नहीं इज हूँ इमेच्योर, मुझे होना भी वेरी नहीं है। इमेच्योर। लग नहीं रहा होगा, मुझे पता है, किसी को भी लगता है। घर में जाते देखो घर के अंदर किसी को नहीं घर के अंदर जाए दरवाजा खोलते ही घर आप के मेरा अंदर वो रूप देखोगे कि ये तो एक 2 2 साल साल से का 4 साल का बच्चा बच्चा है। माइशर में बराबर हो जाते हैं बिल्कुल। तभी जब कोई हमें कहते हैं ना आदमी सेकंड अपने प्लान comfort करो, zone में आके ना जो भी मैं अभी बाहर चल रहा हूँ, आदमी जब बाहर चलता है तो वो एक वो प्रोटेक्टिव मोड में चलता है। पर जैसे उसको दिखता है कंफर्ट जोन है कि हाँ कोई खतरा नहीं है, किसी को भी कुछ भी नहीं है, वो जैसे घर का दरवाजा खुलता है अंदर कंफर्ट जोन में जाते हैं वो बिल्कुल बच्चा बच जाता है। और शायद हर आदमी ऐसे ही चल करता है। बाहर ये मेच्योरिटी के साथ रहता है, लेकिन घर में बहुत इमेच्योर है और सच में वैसे भी इमेच्योर है। Who sleeps first? मोस्टली मैं Who you are an early sleeper? नहीं ना, early 15 मिनट का sleeper। फर्क रहता है। अर्ली स्लीपर नहीं, बट मायशा को सुलाने में या जिम्मेदारियों में या फिर थक जाती हूँ और इसको थोड़ा लेट आने की आदत है, फिर ये अपनी कामों वामों को देखता है, फिर फ़ोन स्क्रॉल करता है, तो इस वजह से ऐसा। ग्रेट। सो बहुत बढ़िया राउंड था ये, कुछ बहुत अमेजिंग चीज़ों के बारे में पता चला। एंड आई फील कि दिस इज लाइफ, दिस इज मैरिज। कभी 100% नहीं पता होगा कि यार एक एक चीज़, अक्सर ना लोग तुम्हें मेरे बारे में ये नहीं पता था, वो नहीं पता होगा। इसका कोई प्लानिंग नहीं है, कोई प्लानिंग थोड़ी ना है कि खुश सब इस पता चीज़ से होगा। कि ज़रूरी नहीं है हमें सारी चीज़ें पता है, हम एक दूसरे में कंफर्ट देखते हैं, वो हमारे लिए बहुत आज ज़रूरी है। भी अगर शादीशुदा है उनको आज भी पता होगा कि क्या पसंद है किसी, क्या नहीं है, नहीं पता होता बट उनको आई आज नो भी। कि इसको मटर की सब्जी पसंद है, भिंडी की सब्जी पसंद है, तो खाने मैं में दही मुझे नहीं वो खा देना है, सकता। पराठे पसंद है, दही ये नहीं खा सकता। तो कुछ चीजें रहते रहते आप अपने पार्टनर की जान जाते हो। तो हाँ, साथ मेरे रह बारे के में ही इस तो पता खाने में चलता नहीं, है। इसलिए नहीं पता क्योंकि हम खाना साथ में ज़्यादा खा नहीं पाते, तो इतना पता नहीं। बट इसे पता है मुझे बिरयानी पसंद है और मुझे मीठे चावल पसंद है, तो ऐसी चीज़ें काफ़ी पता है। और जितना मुझे लगता है काफ़ी है कि आपको इतना भी एक पार्टनर के बारे में पता है। तो डेफिनेटली। तो गाइज हमने बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बातें करी, आप लोगों की जर्नी जानी, बहुत कुछ किया हमने, इतनी अमेजिंग गेम खेली अभी। बिफोर वी वाइंड टुडेज पॉडकास्ट में एक दो ना फिर भी मैरिज एंड रिलेशनशिप के रिलेटेड कुछ बहुत सेंसिटिव एंड कॉम्प्लेक्स चीज़ें, उनके बारे में आप लोगों से समझना चाहूँगा कि आप लोगों का क्या व्यू है, क्या रहा है। आज के वक्त में हमने देखा है एक चीज़ जिसकी वजह से रिलेशनशिप्स और मैरिज बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, दैट इज़ कंपैरिजन। कि एक लड़की कंपेयर कर रही है सोशल मीडिया पे कि यार मेरी फ्रेंड तो आज यहाँ गई है, आज वो ये कर रही है, आज उसके पास ये हैंड बैग है, आज उसका हस्बैंड उसको यहाँ ले जा रहा है, वाई डोंट यू डू इट। या एक ना खुद के अंदर बहुत अंडर कॉन्फिडेंस या एम्प्टीनेस वाली फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है कि हम कम हैं, हम ये नहीं कर रहे। कई बार लड़कों को लगता है कि यार उसकी वाइफ तो ये करती है, उसकी वाइफ ऐसे करती है, वो ये कर रहे हैं, वो लोग यहाँ कर रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे, हम ऐसे नहीं कर रहे। कभी ऐसी फीलिंग आती है ऑफ कंपैरिजन इन योर हेड कि यार लड़कियाँ होती हैं, मैं सच बताऊं, लड़कियाँ आदमी होती हैं, कभी नहीं चाहता लड़के कि नहीं उसकी होते। वाइफ उसे किसी से कंपेयर करे। लड़कों को जहाँ कंपैरिजन होता है मतलब आप नीचे हो। लड़कियां और ये कर चीज़ देती हैं, इंसान और आदमी को मार लड़कियां देती है। इसलिए नहीं करती कि उसे नीचा दिखाना है, वो इसलिए करती हैं कि वो चाहते हैं कि उसका पार्टनर उसके लिए वो करे, वो अच्छा फील कराए। लड़कियां इसलिए पर करती आदमी हैं, कभी नहीं चाहता। आदमी but का क्या है कि लड़के जब होगा मैं offensive कर हो दूंगा पर जाते हैं इस कंपेयर चीज़ नहीं को करना। लेके। आदमी नहीं चाहता कि भाई जब हमारे होगा मैं बीच कर में भी दूंगा हुई पर है। कंपेयर मत करना। हाँ, मैंने 1-2 बार किया है कुछ चीज़ों को लेके, तो मुझे कंपेयर मत करना ऑल। तो अब तो कंपैरिजन नहीं होता, लेकिन मैं बोल देती हूँ चीज़ों को, मुझे ये चाहिए, मैं चाहती हूँ तुम ये करो। अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड फेज में हो, लड़की कंपेयर करती है तो आदमी वो करके दिखाएगा इम्प्रेस करने के लिए। पर अगर ये चीज़ आपने शादी के बाद की, आदमी उसे ईगो पे ले जाएगा कि अब तो ये बिल्कुल नहीं करूंगा। ऐसा नहीं होता है, होता है ऐसा। नहीं होता है। मेरे साथ भी है, और जहाँ तक हम ग्रुप में बैठते हैं सबके साथ है कि एक वो चीज आ जाती है कि यार बस मेरे को किसी और मर्द से कंपेयर मत करो, मेरे को कंपैरिजन के उसमें मत बोलो, Comparison बाकी होगा। मैं खुद जो करूंगा जो वो बेस्ट होगा मैं कर लूंगा। हाँ, मेरे ख्याल से ऐसा और होना भी सोशल चाहिए। मीडिया नहीं करना लाइफ ज्यादा स्पॉइल कर रही है, वो शो ऑफ की लाइफ। क्योंकि लड़के सोशल मीडिया पे जो भी कर रहे हैं या जो भी है उसको लड़कियों ये को लगता है, मुझे "Oh my कोई भी God." बात बोलती है कुछ आके बड़ी अलग सी, जो मैंने कभी इसके मुस्लिम में से एक ही चीज पूछता हूँ, तूने सोशल मीडिया पर रील देखी है? हाँ देखी है। देखिए, ये रील्स ना बहुत कर रही हैं, मुझे लगता है कि जो लोग कुछ भी उठाए, कुछ यार, भी लेकिन- रिलेशन सब। अब हम ये जो बात कर रहे हैं ये हमारी बात है, क्या पता है सब पे एप्लीकेबल ना हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, पता है क्या होता है, हमारी कुछ फीलिंग्स हमारे दिल में जो होती है ना, आजकल रील्स के थ्रू वो निकल के बाहर आती है। अब लोग इतना रिलेटेबल कंटेंट डाल रहे हैं। एग्जैक्टली, इतना रिलेटेबल कोट हो जाता है, वीडियोस हो जाती हैं कि हमारा दिल करता है हम अपने पार्टनर को भेजें, एंड वी वांट कि भाई तू देख, वो तुझे भेज रही है, इसका मतलब वो तुझसे ये चाह रही है। इसमें कंपैरिजन तो आया ही नहीं ना, इसमें आया कि तू देख, ये मैं चाहती हूँ, ये मेरे दिल की बात है, वो मैं तेरे को इस वीडियो के थ्रू समझाने आदमी का क्या होता है, और अपनी सामने जिंदगी वाला तो बंदा क्या कहता है, लाइक किया, दैट्स इट, खत्म, कोई रिएक्शन ही नहीं है। तो फिर क्या?
इसकी वजह से ना एक्चुअली मैंने बहुत, यू गाइस बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, अब आप लोग भी कभी अपनी लड़ाइयाँ सोशल मीडिया पे नहीं पोस्ट करते होगे, आप लोग पोस्ट करते हो अच्छे मोमेंट्स, आप लोग कहीं घूमने गए हो, आप कुछ अच्छा कुछ हैप्पी फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे हो। तो आई फील लोगों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि जो आप देख रहे हो वो सिर्फ 5% रियलिटी है। एग्जैक्टली, दिस इज बिल्कुल। ट्रू। हमारा एक मीटअप था, उसमें काफ़ी अच्छा मीटअप था, उसमें काफ़ी ऑडियंस आई थी। तो उन्होंने मेरे से पूछा था क्लियर कि आप तो कभी लड़ते नहीं होगे। मैंने बोला गलत है, हम बहुत लड़ते हैं, बहुत लड़ते बस हैं। हम दिखाते नहीं हैं। तो इस चीज़ को देख के अपने पति को जाकर मत बोलना कि उनको जाके देखो यार वो तो लड़ते नहीं है। ये बहुत बड़ा रीजन है, लोगों को लगता है यार वो कपल तो सोशल मीडिया पे ऐसे डालते हैं, उनको तो कभी लड़ते नहीं देखा, वो तो घूम रहे हैं फिर रहे हैं डिनर। अगर आपने जाकिर खान देखा होगा, उनकी एक लाइन है, मैं उसको हमेशा बोलता हूँ, रिश्ता है तो लड़ाई होगी, अगर लड़ाई नहीं हो रही है तो मतलब तुम सिर्फ मेंटेन हो रहे हो, रिश्ता कहीं और चल रहा है। वो बहुत अच्छी लाइन बोली है। एंड डेफिनेटली मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि यार जैसी लवी डवी लाइफ उनकी है वैसी हमारी हो, बट वो लवी डवी लाइफ वंस इन अ वीक हो सकती है कि एक दिन आपने इतना अच्छा कुछ करा कि बहुत अच्छी जगह डिनर पे गए, बट बाकी 6 दिन तो स्ट्रगल है। और जितना ज्यादा प्यार होगा उतनी ज्यादा लड़ाइयाँ होंगी, ये है, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हो जाते हैं। फर्क पड़ता है तभी तो हमारा कॉन्फ्लिक्ट होगा किसी बात को लेके। जब अच्छा, फर्क ही नहीं पड़ता, कर ले जो करना लड़ेंगे यार। क्यों? हम अपना अलग हो जाएंगे, हमारा क्लियर डिसीजन, भाई हमें फर्क अब एक दूसरे से नहीं पड़ रहा, हमारे बीच में प्यार खत्म हो चुका है, तो हम अलग हो जाते हैं। या तो फिर वही एक कड़ी जो ग्लू, वो एक रीजन रह जाता है इंसान की जिंदगी में। बट प्यार है तो लड़ाई है। और लड़ाइयाँ का मतलब ये नहीं है कि आपका रिलेशनशिप खराब है या परफेक्ट नहीं है। लड़ाई का मतलब ये नहीं है कि भाई हाथ उठाओ, हाथ उठाना कभी नहीं चाहिए। ये मैं लड़ाई साफ का बोलूंगा। मतलब बहुत डिफरेंट नहीं, है। हाथ लड़ाई कभी भी नहीं कैसी है वो उठाना भी चाहिए। देखनी जरूरी है कि कितनी हद लड़ाई तक की भी हो एक रही है। हद तक और एक लिमिट तक होती है कि आप एक दूसरे के सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट नहीं कर रहे हो या उसकी इज्जत बिल्कुल ही खत्म नहीं कर रहे हो। लड़ाई का मतलब ये नहीं है कि अगर हमने बोल दिया कि लड़ाई होती है तो आज जाके तुम गाली गलौज करना स्टार्ट कर दो, बदतमीजी करना स्टार्ट कर दो, वो चीज़ नहीं है। दैट इज वेरी राइट, वेरी वेरी राइट आई वुड से। अब बाकी ये तो हो गया कि लोगों को ये समझ में आए कि हाँ हर रिलेशनशिप ऐसे ही नहीं चलता, वो ऐसे होगा ही होगा, ऐसे ही चलता है। वो यूं कभी नहीं जाती। नहीं, और ऐसे ही चलता है। जिनका सोशल मीडिया आपने सिर्फ यूं देखा है ना, वो ऐसे उनके भी वो आते हैं। 2 महीने बाद देख रहे हो क्या वो अलग ही हैं। मतलब मैं ऐसे, हम किसी को वो नहीं कर रहे, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता किसी भी रिलेशनशिप में। हमारे पेरेंट्स की लाइफ में भी ऐसा नहीं हुआ है, जिन्होंने 30 साल की शादियां निकाल ली हैं, उनकी लाइफ में भी ऐसा नहीं हुआ है। ऐसे ऐसे कई बार ऐसे, देन ऐसे, फिर और उसके बाद वो 30 साल का रिलेशन चल रहा है। एंड मेरे को लगता है लाइक मैं हूँ, मयंक है या कोई भी XYZ, किसी के रिलेशनशिप में हम कोई एडवाइस देने वाले नहीं होते हैं। नोबडी नोज कि आगे आके आपका रिलेशनशिप किस मुकाम पे जाएगा। बस आपको समझने की ज़रूरत है कि दूसरे से कंपेयर मत करो, बहुत ज़्यादा कंट्रोल मत करो रिलेशनशिप को, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्सपोज मत करो हर चीज़ को, बस। एंड इसके अंदर एक ये चीज़ आती है कि ये तो हो गया कंपैरिजन। एक और चीज़ जो आई फील इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस इज दैट चुप होने की क्या वैल्यू है एक रिलेशनशिप में। क्योंकि मैंने बहुत से लोगों से सुना है कि कई बार ना आपके रिलेशनशिप में, आपकी मैरिज में वो मौन बहुत ज़रूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कब बोलना है और कब नहीं बोलना। कई बार नहीं बोलना भी बहुत कुछ बचा लेता है। सो व्हाट इज डू यू फील? इसको आता है, मुझे नहीं आता। इस चीज़ के लिए मुझे बोलते हैं मैं, तुम मेरे को ये लगता है कि शायद रिश्ता तभी बच जाएगा कि अगर आप, मेरे को ये लगता है जब हमारी लड़ाइयाँ होती हैं, मैं माइन को भी कहती हूँ, ही इज़ वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, ठीक है, एग्रेसिव भी है, शॉर्ट टेम्पर्ड भी है, एंड फिल्टर भी नहीं होता इसके मुँह पे कई बार। तो आई सेड कि मयंक प्लीज़ देख, तेरे को लड़ाई है, मेरे को दूसरे रूम में जाने दे या मेरे को चुप हो जाने दे, तो शायद हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर पाएंगे और हम रिश्ते को कंट्रोल कर लेंगे। तो चुप होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। एक पार्टनर को तो आना चाहिए, बट जब सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ जाए तो बात अलग है कि फिर आप नहीं चुप रह सकते। बट मेरे को तो हर किसी को यही बोलना है, ये लड़की के ऊपर लागू नहीं कि लड़की को हर बार चुप होना है, नहीं है, ऐसा नहीं है। लड़के को भी पता होना चाहिए कि भाई मेरे को कितना उसको बोलना है कि उसको यहाँ के बाद जैसे कभी रात को कुछ ऐसी बात बोल दी, मुझे बुरी लग गई, मैं उठ चुपचाप जाके बाहर सोफे पे लेता हूँ। हाँ, हम चुप हो जाएंगे तो बेटर रहेगा, हमारा रिश्ता बच जाएगा। क्योंकि रिश्ता बहुत नाजुक होता है, बहुत ज़्यादा नाजुक होता है। कब तक इंसान करेगा, तो चुप होना, कुछ भी आए, उठो चुपचाप, छत पे घूम के आओ, हवा थोड़ी सी लगेगी, उसके बाद नीचे आओगे, सब नॉर्मल लगेगा। उस टाइम उस चीज़ को मत खींचो। ये हमें बहुत लेट समझ आई। पहले हम ये तो कि खींच रहे हैं, जब तक मना नहीं लेंगे, मना नहीं लेंगे, चीख रहे हैं, लड़ रहे हैं। पर अब हमने समझ लिया है कि हम चुप, धीरे धीरे सिखाती है। हाँ, कि जिंदगी में जब साथ आगे बढ़ते हो तो समझ में आता है कई बार चुप होना कितना जरूरी है, कई बार बोलना जरूरी है, कई बार बोलना ज़रूरी है, कई बार चुप रहना ज़रूरी है। दोनों के हालात से आपके रिश्ते बच सकते हैं। वेरी ट्रू।
तो थैंक यू सो मच गाइज, इतना मज़ा आज आप लोगों से आपकी जर्नी के बारे में सुन के. बट बिफोर वी वाइंड स्टिल एक चीज़ जो आप लोग, आई वुड वॉन्ट साइमा, जितनी भी लड़कियां आज आपको सुन रही हैं उनको आप ये बोलना चाहोगे कि जो अपने रिलेशनशिप्स में है, जो शादी में है, जिनको कभी शादी में ऐसा लग रहा है कि यार मेरी शादी बहुत चैलेंजिंग है, मेरी शादी में बहुत प्रॉब्लम्स है, व्हाट वुड यू लाइक टू टेल देम टुडे? सी फॉर दैट आई एम नो बडी, क्योंकि हर किसी की लाइफ ना बहुत अलग चैलेंज से गुजरती है. मैं किसी की लाइफ के चैलेंजेस को समझ नहीं सकती, फील नहीं कर सकती हूँ, जितनी भी देख रही हैं. और हर कोई एक अलग चैलेंज से गो थ्रू कर रही होगी, स्पेशली शादी के बाद करती है लड़की, कोई किसी रीज़न से, कोई किसी. बट बहुत जल्दी डिसीजन मत लो. मेरा बस यही कि बहुत जल्दी डिसीजन क्या होता है, आपको पता ही नहीं होता कि शायद हम इस चीज़ को बचा सकते थे. जैसे मैंने तो 5 साल की शादी अभी मेरी हुई है, एंड हम सोचते हैं कि हम अपनी शादी को ऑब्वियसली हम आगे लेके जाएंगे. हम बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते तो शायद हमारा रिश्ता कहीं ना कहीं ख़राब हो जाता, जैसे हमने बहुत लोगों का देखा है. तो सब्र के साथ अगर आपने फैसले लिए तो बहुत कुछ बचाया जा सकता है. कई बार वो जल्दीबाजी का डिसीजन बड़ा नुकसान कर जाएगा कि तो कहते गुस्से हैं ना, में लिया, शैतान सवार होता है. जब आप बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हो तो वो जो शैतान होता है ना, वो एक्चुअली गुस्सा ही है जो आपको गलत फैसले लेने में मजबूर. एग्जैक्टली, वो आपसे कुछ भी करवा सकता है. और गुस्से में इंसान सब भूल सकता है, कुछ भी भूल सकता है, कुछ भी भूल सकता है. तो बहुत सब्र आना चाहिए हर एक रिश्ते में, जो मेरे अंदर है, मेरे को लगता है, मुझे ऐसा लगता है. तो मुझे बस एडवाइस यही करनी है कि यार थोड़ा सब्र रखो, पेशेंस रखो. बाकी होना ना होना वो आपकी लाइफ में लिखा भी हुआ है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, उसको आप बदल नहीं सकते, बट कहीं ना कहीं आप कम कर सकते हो. तो हर रिश्ते के, ऐसा नहीं कि मैं हस्बैंड वाइफ की बोल रही हूँ, हर एक रिश्ते के लिए बोल रही हूँ, पेरेंट्स के साथ, भाई बहन के साथ, फ्रेंड्स के साथ. दैट इज सो ट्रू. एंड मयंक भाई, जितने भी आज लड़के आपको सुन रहे हैं जो एक रिलेशनशिप में हैं, जो अभी सोच रहे हैं आगे शादी करने का, जो शादीशुदा मैन भी हैं, उनको आज आप क्या कहोगे, लाइक अपने एक्सपीरियंसेस से लाइफ के? देखो, आदमी के अंदर ना आज के टाइम पे ना एक ना थोड़ा मैनली ईगो है. उस ईगो को साइड रख देना फैमिली के मैटर में. और आदमी के ऊपर ना एक बहुत बड़ी वो होता है, मतलब प्रेशर होता है कि उसको ना समाज का बहुत डर होता है. सोसाइटी क्या बोलेगी, यार मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया, यार मैं अपनी फैमिली के लिए, वाइफ के लिए. समाज को इम्प्रेस करना ना छोड़ दो. जो तुम्हारी फैमिली को अच्छा लगता है, जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी फैमिली के लिए सही है, उस चीज़ के लिए लड़ जाओ, प्यार कर जाओ, जो करना है कर जाओ, सिर्फ फैमिली के लिए. कोई फैमिली के अलावा कोई इन द एंड कुछ काम नहीं आता. तो फैमिली के लिए झुकना पड़े झुक जाओ, फैमिली के लिए लड़ना पड़े लड़ जाओ, पर इन द एंड फैमिली है. समाज को इम्प्रेस करना छोड़ दो, सोसाइटी को इम्प्रेस करना बिल्कुल छोड़ दो. बाकी अपना जो आपकी लड़ाई है, या आपका जो भी है, आपकी लड़ाई है, आपकी वाइफ से जो भी लड़ाई है, किसी थर्ड पर्सन से कभी डिस्कस मत करना. बहुत बड़ी बात कही. ये लास्ट पॉइंट जो है, ये आई गेस डील ब्रेकर बन जाता है रिश्तों में, जब आप तीसरे इंसान की एडवाइसेस बीच में ले आते हो अपने रिश्ते के अंदर. मेरी लड़ाई इससे है, मैं खुद सॉल्व करूंगा, बीच में मैं किसी बाहर वाले को नहीं आने दूंगा, मैं किसी से डिस्कस ही नहीं करूंगा. चाहे वो, एंड इनफैक्ट आई फील कि वो इनफैक्ट आपके अपने पेरेंट्स ही क्यों ना हो, लोग जब बहुत छोटी छोटी बातों पे अपने पेरेंट्स के पास चले जाते हैं, आज मेरी ये बहस. बेडरूम की लड़ाई बेडरूम तक रहनी चाहिए. हाँ, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग आई फील. बहुत रिश्ते बच जाएं अगर दो लोग अपनी लड़ाई अपने तक रखें. और बाहर तो फ्रेंड्स में कभी मजाक में, फ्रेंड्स में, ऑफिस में, क्योंकि आप किसी को जाके आज डिस्कस करोगे मेरी लड़ाई हो गई है, वो आपको 2 राय देगा, 3 राय देगा, आपके दिमाग में वो चीज़ घूमेगी और वो चीज़ ना खत्म होने की बजाय बढ़ेगी. कि कोई चाहता थोड़ी ना कि आप, यार कोई भी नहीं चाहता कि आप खुश रहो. सब चाहते हैं कि यार इसको कैसे भी करके नीचे करो, यार ये कैसे इतना खुश रह सकता है. नॉर्मल पे हो गए तो वो एडवाइस आपके दिमाग में हमेशा के लिए हमेशा रहेगी. क्या कल को गलती से मेरे से कुछ दोबारा कुछ हो गया, यार वो तो सही कह रहा था, कि आपके दिमाग में किसी ने भर दिया. और अक्सर ये होता है, इसलिए कहते हैं ना कि वो 2 लोगों की लड़ाई तो सॉल्व हो जाती है, पर अगर वो फैमिलीज की लड़ाई बन जाए, ऐसा कुछ हो जाए, वो नहीं सॉल्व हो पाती. फिर आपस की लड़ाई तो आप 2 दिन एक दूसरे से बात ना करके तीसरे दिन सॉल्व कर लोगे. अगर हमारी कभी भी लड़ाई हुई है ना, मैंने हमेशा एक ही कोशिश की कि इसके घर तक बात ना जाए. ट्रू. चाहे पापा से भी उस चीज़ के लिए बहस करनी पड़े या मम्मी से करनी पड़े, मैंने किसी के घर कॉल नहीं जाना चाहिए, वो गलत हो जाएगा. फिर वो अलग हो गई है, वो हमारे हाथ से जा चुकी है, वो फैमिली करेंगी डिस्कस, और वो लंबा काम हो जाएगा, वो बहुत लंबा हो जाएगा. और एक बार अगर वो ये ना कि वो पतला सा धागा आएगा, टूट गया, या उसमें कुछ भी हो गया, एक रिश्ते में खटास आ गई, लाइफ टाइम वो चीज़ कभी दोबारा हो ही नहीं सकती. ठीक, नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती, बिल्कुल.
That was so amazing. That was very, very important advice, I feel. And thank you so much, guys. और एक चीज़ और बोलूँगा, रिलेशन में फीमेल का कोई बेस्ट फ्रेंड मेल नहीं होना चाहिए। नहीं है मेरा। इसका नहीं था। नहीं, genuine, ये मैं नहीं होना आपसे चाहिए। agree करता हूँ। अब लोग इस चीज़ को गलत लें या सही लें, पर देखो मैं कुछ भी कह I सकता feel हूँ कि आप मेरा दोनों पर्सनल एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स होने चाहिए। बिल्कुल। मयंक मेरा बेस्ट फ्रेंड था, तभी तो कह रही हूँ मैं आई डोंट हैव सो मेनी फ्रेंड्स, बहुत कम लिमिटेड लड़कियां एक फ्रेंड है, टाइम पे यही मेरा मैं भी फ्रेंड इसका था। दोस्त ही था ना। आज शादी होकर बैठ, मैं लड़की का दोस्त नहीं होना चाहिए। लड़का लड़की का भी दोस्त नहीं होते, उनमें से एक हमेशा एक्टिंग कर रहा होता है दोस्ती करने की, वो फीलिंग होती है, वो एक्टिंग कर रहा होता है दोस्ती करने की, जब तक सामने वाला जाहिर नहीं करता या उसे मौका नहीं मिलता। रियल बेस्ट फ्रेंड नहीं होना चाहिए। एक दूसरे के आई गेस बेस्ट फ्रेंड बन जाओ और वही रहो, मतलब ये मान के चलो तेरा बेस्ट फ्रेंड मैं हूँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड तू है। आज भी हम खुल के एक दूसरे से कुछ भी बात कर सकते हैं विदाउट फिल्टर, दोस्त की तरह। फ्रेंड्स तो हम हैं, बिल्कुल अच्छे से कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं। यार पैसे नहीं है, 500 रुपए दियो, ले सकता हूँ मैं उससे, कोई इज्जत वाली बात नहीं है। कोई दोस्त है वो मेरी, भाई 500 रुपए दियो यार, खत्म हो गया यार, या तू दे दे, वो चल, वो होना चाहिए आपके में। ये नहीं है यार कि मैंने अपनी बीवी से मांग लिया, सामने अगर आज मेरे को लॉस हो गया है, नहीं है पैसे, मैं इससे नहीं मांग सकता, इज्जत की बात है। नहीं है यार, ऐसा नहीं होता फैमिली में। वी आर वन, बस। बिल्कुल ये होना चाहिए। अमेजिंग, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस। थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों ने इतनी अमेजिंग, इतनी ओपनली, इतनी क्लियरली अपनी बातें शेयर करी, अपनी जर्नी शेयर करी, एंड लोगों को कुछ इतनी इंपॉर्टेंट एडवाइजेस दी ऑन लाइफ एंड ऑन हाउ टू मैनेज थिंग्स। दैट वाज सो अमेजिंग टॉकिंग टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच अपना इंपॉर्टेंट टाइम देने के लिए, एंड होपफुली जल्दी हम दोबारा मिलेंगे थोड़े और मीनिंगफुल डिस्कशन को लेकर। एंड गाइज, कैसा लगा आपको आज का पॉडकास्ट, प्लीज कॉमेंट्स में जरूर बताना। दिस वॉज मयंक एंड साइमा, थैंक यू सो मच गाइज। एंड जल्दी से जिसने अब तक टॉक्स विद नमित को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लो, आगे और बहुत सारे अमेजिंग पॉडकास्ट आने वाले हैं। और आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा नीचे जरूर बताना। मयंक और साइमा आपको कैसे लगे जरूर बताना कमेंट्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, दिस वाज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।